आओ बच्चों शुरू करें अपनी आज की क्लास। वीडियो ऑन करोगी बेटे, जल्दी से वीडियो ऑन करो, जल्दी जल्दी। आओ छोटा सा रिकॉल और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से। और आज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारा जो होना है, ठीक है। जल्दी से रिकॉल करेंगे एक बार। बेटे AS10 में हमने पढ़ा था सबसे पहले कि AS10 किस पे लगेगा, सब पे लगेगा, सब एंटिटीज पे लगेगा, ठीक है ना। कोई भी एंटिटी ऐसी नहीं है जो नहीं बचेगा, ठीक है। हाँ, बस उसके बारे में बात नहीं करेगा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दूसरे कोई और बोल रहा होगा। अगर कोई किसी टॉपिक पर कोई और दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है तो उसके बारे में बात नहीं करेगा। फिर बात की थी हमने नोट एप्लीकेबिलिटी की, किस पे नहीं एप्लीकेबल होगा, बायोलॉजिकल असेट्स अदर देन बियरर प्लांट, यानी कि बियरर प्लांट पर लगेगा, वेस्टिंग असेट्स पर नहीं लगेगा जी। ठीक है जी। फिर हमने बात की थी वेस्टिंग असेट्स और बियर प्लांट के बारे में डिस्कशन किया था। फिर हम आगे बढ़े थे क्या, इनके बाद में फिर हम आगे बढ़े थे नेक्स्ट पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट था हमारा मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कि भाई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहते किसे। इसके लिए बात आई कि भाई दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा, यानी कि किसी भी चीज की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बनने के लिए क्या जरूरी है कि वो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे। नंबर वन कि वो हेल्ड फॉर यूज हो, इनमें से किसी भी एक पर्पज के लिए हेल्ड फॉर यूज हो। नंबर टू एक्सपेक्टेड टू बी यूज जो है वो मोर देन 12 मंथ्स हो। नेक्स्ट नंबर थर्ड, फिर क्या हर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे। कहते हैं कि अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है तो ही वो बुक्स में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यानी कि हो सकता है बहुत सारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऐसे हो जो बिजनेस के अलावा हमारे पर्सनल यूज में आते हो, तो उनको हम बुक्स में नहीं ला सकते, बैलेंस शीट में नहीं ला सकते, ठीक है। जैसे पर्सनल कार, वो जो बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रही। जैसे पर्सनल घर पे AC लग रहा है, वो बिजनेस में यूज नहीं हो रहा है। अपना पर्सनल कंप्यूटर जो घर पे चल रहा है वो यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। मेन चीज क्या है यहाँ पर, ये तीन कंडीशन, तीन भी क्या है, दो ही है एक तरह से। क्या, नंबर वन सबसे पहली बात तो है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, भाई उससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो। नंबर टू कॉस्ट इनकर की जाए, वो भी रिलायबली मेजरेबल हो, ठीक है ना। और लास्ट वाली कंडीशन नंबर फोर, क्या, मेटेरियल कॉस्ट हो, यानी कि अगर मेटेरियल नहीं है तो उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद अगली बात हमने की नंबर थर्ड रिकॉग्नाइजेशन के बाद में नंबर फोर, कि ये रिकॉग्नाइजेशन कब चेक करना होता है। नंबर वन इनिशियली जब हम खरीद रहे हो, ठीक है, या खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, एक तो उस टाइम पर। नंबर टू बेटे हर ईयर एंड पर, प्लस हर सर्विसिंग के टाइम पर हमें ये कोस्ट चेक, ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया चेक करना होता है। आइए जरा सर ईयर एंड पर कैसे, चलो ईयर एंड हटाओ फिलहाल। एक तो इनिशियली सबसे पहले जब हम खरीदेंगे, दूसरी बात कि जब भी हम कोई खर्चा करेंगे भाई वो कैपिटलाइज होगा या नहीं होगा, ठीक है, उस टाइम पर हमें चेक करना होगा। कंडीशन यहाँ पर हर चीज में सिर्फ एक ही आएगी कि अगर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बनने की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो खर्चा, चाहे वो सर्विस का हो, चाहे रिपेयर का हो, चाहे वो इंस्पेक्शन का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, तो ही वो कैपिटलाइज होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट होगा। अदरवाइज क्या होगा, वो डी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसको मतलब रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, इसका मतलब वो पीएनएल में चला जाएगा। आप देखोगे जितने भी हमने खर्चे डिस्कस किए सब में बस एक ही बात लिखी, अगर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो, ठीक है, अदरवाइज नहीं, नहीं तो फिर वो बुक्स में नहीं आएगा। क्वेश्चन ये है कि ये तो कोर्स तो है लेकिन इसको बुक्स में लाने के लिए क्या देखना होगा हमें, कि क्या वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर रही है। अगर ऐसा है तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, वो पीएनएल का पार्ट बन के रह जाएगा एज ए एक्सपेंस, एज एन एक्सपेंस। आइए जरा, फिर हमने इस बात कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, जिसमें से एक पॉइंट तुम्हें बड़ी दिक्कत कर रहा था, जिसको हमने कल शायद टेस्टलेस क्लास थी हमारी, हम लोग दोपहर में पढ़ रहे थे जवाइयों के साथ में। जवाइयों के बीच में तुम्हें क्वेश्चन बड़ा उलझा रहा था, जिसका नाम है रेगुलर इंस्पेक्शन वाला, रेगुलर इंस्पेक्शन, और वो भी उसमें भी दो, एक सिंपल और एक मेजर। तो जो मेजर इंस्पेक्शन है ये भी कुछ इसी तरह का खर्चा है कि उससे क्या होता है कि फ्यूचर के हिसाब से अगर इकोनॉमिक बेनिफिट है तो हमारा कैपिटलाइज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एनीवेज यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे, फिर बाद में बात आ गई थी क्या, चलो भाई सब कुछ हो गया, नॉन एप्लीकेबल हो गया, हमें पता चल गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किसको कहते हैं, और हर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बुक्स में नहीं आएगा, वैन टू रिकॉग्नाइज ये भी चलो समझ में आ गया। लेकिन अब ये बताओ कि कॉस्ट क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट किसे कहते हैं। तो बेटे हर चीज की यहाँ पर लॉ में बात बताई जाती है, ठीक है ना, एक टेक्निकली डेफिनेशन दी जाती है। यहाँ पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ने, जो इंडिया 16 है, उसने यहाँ पर एक टेक्निकल डेफिनेशन दी। क्या, हालांकि वही चीज है जो आपको पता है, थोड़ा सा यहाँ पर बस कुछ चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, नए वाली मिलेंगी। क्या सर,
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज आपको बता दूं इस चीज को सर रिवाइज कराने से पहले। हाँ जी। सर बस अपनी स्क्रीन बड़ी कर लीजिए। हाँ मैं बड़ी कर देता हूँ। 1 2 3। आइए, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे और बड़ी करूँ, पक्का? अच्छा नहीं सर ठीक है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे देखो इसमें एक चीज का ध्यान रखना, आगे बढ़ने से पहले इसको रिवाइज कराकर फिर टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको दो चीज बता देता हूँ। क्या सर? सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक वर्ड है कंपोनेंट अकाउंटिंग। क्या है बोलो? कंपोनेंट अकाउंटिंग। कंपोनेंट मतलब किसी भी चीज का एक पार्ट क्या होता है? कंपोनेंट कहलाता है। जैसे आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर में क्या क्या चीजें होती है बोलो? कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, है ना? और भी बहुत सारे, प्रिंटर भी अटैच होता है साथ में, ठीक है ना? अगली बात, मोबाइल की बात कर लेते हैं। मोबाइल में क्या क्या चीजें होती है जो उसके पार्ट्स होते हैं, एक बार उनके बारे में जानकारी करते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक यहाँ पर है जो अमेंडमेंट आई थी, जो चेंज आया था, जो पहले इंडिया में नहीं था। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 लेके आया था। अच्छा, क्या मोबाइल के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं बताओ? पार्ट्स, बैटरी होती है जी, है ना? और क्या होता है बाहर की? स्क्रीन होती है, स्क्रीन। डिस्प्ले होती है, स्क्रीन होती है, वेरी गुड। उसकी कीपैड होता है जी, है ना? और कैमरा होता है, कैमरा के लेंसेज। कैमरा होता है जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। एनीवेज, और सोचो बेटे जरा, मोबाइल के बाद में, कंप्यूटर के बाद में और हमारे घर में ऐसी चीज क्या है जिसका हम सोच सकते हैं कि उसके कुछ पार्ट्स हैं। अब ये मत करना सर डबल बेड का सर सिरहाना होता है, डबल बेड का सर सर फ्रिज। फ्रिज। फ्रिज में तो बेटे वो तो कंपोनेंट क्या होता है? इकट्ठा ही है बेटा, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि जो अलग किया जा सके, जिसको अलग से भी हम सर देख सकते स्प्लिट एसी में हो सकते हैं दो चीजें। हैं। हाँ वेरी गुड। अब जैसे स्प्लिट एसी है, उसका कंपोनेंट क्या है? इंडोर और आउटडोर तो है ना? आउटडोर के अंदर भी हम कुछ और बातें भी कर सकते हैं। आउटडोर के अंदर कंप्रेसर, तो पंखा होता है उसमें। पंखा होता है ना? वेरी गुड। ये है देखो, स्टैंड होता है। सर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप? बड़ी अजीब अजीब सी बात लग रही है। हाँ, ये अजीब सी नहीं, बहुत अच्छी सी बात है। कैसे बेटे? पहले होता क्या था? पहले होता ये था कि अगर हमने कोई कंपोनेंट चेंज कराया, मतलब इस टॉपिक में, ताकि आपको आगे बढ़ने में मजा आए, अच्छे से क्लियरिटी हो, इसके लिए पहले ना एक बात मैं आपसे पहले वो कर, पहले होता क्या था? पहले अगर हमने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क चेंज की, क्या चेंज की बोलो? हार्ड डिस्क। कंप्यूटर की मान ले लाइफ है 5 साल एग्जाम्पल, तो हार्ड डिस्क की लाइफ भी लगभग 5 साल के आसपास हम एस्टिमेट करके चल रहे होंगे, और हम डेप्रिसिएशन उसी हिसाब से लगा रहे हैं। बिल्कुल जी। लेकिन आपको पता है कई बार हमारी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है, विंडो क्रैश हो जाती है, कई बार कुछ चीज ऐसी होती है कि हमें कंपोनेंट को चेंज कराना पड़ जाता है। बोलो है कि नहीं? पक्का। अब होता क्या है, कंपोनेंट आएगा नया और कंप्यूटर होगा पुराना, मदरबोर्ड होगा पुराना, हमारी हार्ड डिस्क आएगी नहीं। अब बताओ बेटे, मान ले कंप्यूटर की लाइफ 2 साल बची हुई है, 5 साल टोटल लाइफ है, जिसमें से 3 साल खत्म हो गए। थर्ड ईयर के एंड में हम लोग हार्ड डिस्क चेंज करा रहे हैं, और हार्ड डिस्क के बारे में ये पता चला कि ये अगले 3 साल तक जाएगी। कितने? अगले 3 साल तक, जबकि कंप्यूटर तो हमारा अगले सिर्फ 2 साल तक जाना है। बोलो बात क्लियर है? पहले कंपोनेंट की बात क्लियर है कि कंपोनेंट क्या होते हैं, और भाई कंपोनेंट रिप्लेस कराए जाते हैं, उनकी फिर से दोबारा से कॉस्ट इनकर की जाती है। बोलो बेटे ये बात समझ में आ रही है? पक्का यहाँ तक ओके है कि नहीं? ओके है। अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है, ये चेंज आने लग रहा था, लेकिन ये चेंज ऑलरेडी इंडिया 16 में था, जिसको हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बोल करके डाल दिया गया, और ये बात वहीं पर कवर हो गई। वरना ये अमेंडमेंट आने लग रही थी जब तक हमारे यहाँ पर इंडियंस नहीं लग रही थी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अमेंड किया जा रहा था, इसका नाम रखा जा रहा था अकाउंटिंग फॉर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, और ये अमेंडमेंट इसमें डाली जा रही थी जो बाहर चल रही थी। क्या कहते हैं? क्या कंपोनेंट की अगर अपनी इंडिविजुअल लाइफ है और वो सेपरेटली काउंटेबल है, तो आप उसकी अलग से अकाउंटिंग कीजिए। मतलब हार्ड डिस्क को बचे हुए 2 साल में राइट ऑफ मत करो, जैसा हमारा पुराना प्रोविजन था कि भाई भले ही हार्ड डिस्क की लाइफ 3 साल हो, फिर भी हम उसको डेप्रिशिएट करते थे, बचे हुई लाइफ ऑफ कंप्यूटर इन विच हार्ड डिस्क विल बी यूज। तो ये क्या कहते थे, अगर पहले हुआ करता था, अगर इंटीग्रल पार्ट है तो आप उसको, इंटीग्रल मतलब जो उसी के ही साथ एसोसिएट हो सकता है, उसकी शादी उसी के साथ हो रही है, सती प्रथा टाइप से, बस भाई वो गया तो ये भी गई। तो वो वाला काम कर रखा था कि बचे हुई लाइफ को, कंप्यूटर की लाइफ में ही, कंप्यूटर की बची हुई लाइफ में ही हार्ड डिस्क को, जो नया एक कंपोनेंट आया तीसरे साल के एंड में, उसको भी अगले सिर्फ 2 साल में राइट ऑफ किया जाता था। पहले ऐसा हुआ करता था। लेकिन फिर
जो इस एएस में एक नई बात आई यहाँ पर कि भाई हर कंपोनेंट की सेपरेट अकाउंटिंग करो। कैसे? हर कंपोनेंट की अपनी एक लाइफ है, हर कंपोनेंट को अलग से रिकॉग्नाइज करो, बशर्ते वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर रहा हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा कॉस्ट की, तो कॉस्ट के लिए मुझे ध्यान रखना होगा, कॉस्ट के लिए मैं बात करूंगा हर कंपोनेंट की सेपरेट सेपरेट मैं यहाँ पर कॉस्ट ढूंढता रहूंगा। ठीक है, मान लिया कोई नया कंपोनेंट आया, उसमें हो सकता है इंस्टॉलेशन की जरूरत ना पड़े। जैसे मान लिया आपके यहाँ पर मान लिया इन्वर्टर है बैटरा है और वो इंस्टॉल हो गया, फिटिंग भी लग गई आपकी। अब बार बार थोड़ा ना, मान लिया इन्वर्टर चेंज हुआ तो क्या फिर से फिटिंग दोबारा कराओगे? नहीं, वो इंस्टॉलेशन ऑलरेडी है, उसमें सिर्फ इन्वर्टर चेंज होगा, बैटरी की लाइफ बची हुई है, लेकिन इन्वर्टर अभी लंबा जाना है। तो ऐसे केस में उस इन्वर्टर की सेपरेट अकाउंटिंग होगी, वो एक कंपोनेंट है, उस पूरी सीरीज का एक कंपोनेंट है। तो बेटे ये अमेंडमेंट आई थी, ये चेंज आया था। आइए जरा अब कॉस्ट की बात करते हैं। आइए जी मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब भाई जो जेब से गया और वापस नहीं आया। अभी हम लास्ट क्लास तक का रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन चलेंगे उनमें इन सब बातों को क्यूमुलेटिव चाहिए। मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब जो पेड किया और रिफंडेबल नहीं है जी। ठीक है जी, अब कॉस्ट में क्या इंक्लूड है और क्या एक्सक्लूड है, तीन बातें हमने लिखी थी भाई। तीन चीज हमारा स्टडीमेंट बताता है, हमारा अकाउंटेंसी में कहता है तीन चीजें शामिल होती हैं कॉस्ट में। नंबर वन, परचेज प्राइस, जब जो हम खरीदते हैं। नंबर टू, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, जो कॉस्ट हमारी इस खरीदे हुए असेट से डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली जो एट्रीब्यूटेबल है। ठीक है ना? अच्छा, फिर तीसरी बात, डी कमीशनिंग, रिस्टोरेशन और सिमिलर इस तरह की जो कॉस्ट है। डी कमीशनिंग क्या होता है मैं बताता हूँ, कल भी हमने जिक्र किया था, आज फिर से वो बातें होंगी, बहुत जरूरी है। इस पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनता है, डी कमीशनिंग क्या सर? डी कमीशनिंग कहते हैं किसे, पहले तो इस बात पे चर्चा करेंगे थोड़ा सा। हमने परचेज प्राइस के बारे में हल्की फुल्की बात की थी, इसके बारे में हमने बस इस मदो पूरा डिटेल डिस्कशन करना शुरू किया था, लेकिन करेंगे इसको। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपका फोकस उस जगह पे आ जाए जहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, और यूट्यूब पे कुछ वीडियो ऐसी पड़ी हुई है जहां पर इसको गलत बताया गया है। मतलब अमेंडमेंट तो आई थी, लेकिन वो पूरी तरह से गलत तरीके से बताई गई हुई है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक सावधान कर रहा हूँ बस। क्या सर? देखो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। अभी थोड़ा सा स्क्रीन मैंने बड़ी की ताकि मैं आपसे डिस्कशन में आ जाऊँ। बेटा वीडियो ऑन करो जल्दी से, प्रिंस, शानू। शानू भी घर पे हो बेटा, आप भी वीडियो ऑन रखो। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। आपने देखा है कई ऐसी असेट्स होती हैं जिनके लिए हमें ना क्या करना पड़ता है बेटे, प्रॉपर एकदम वहां पर सरफेस बनवाना पड़ता है। सरफेस मतलब एक परत, एक जगह। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे बिल्डिंग के लिए भी अगर हमें बनवानी है मान लिया बिल्डिंग, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, वहां पे नींव डालनी पड़ेगी। क्या डालनी पड़ेगी बोलो? नींव डालनी पड़ेगी, तभी तो बिल्डिंग चलेगी ना, तभी तो बिल्डिंग बढ़ेगी ना। मजा नहीं आ रहा भाई ऐसे, बच्चों का साथ साथ रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। प्रिंस, शानू, बेटा वीडियो ऑन करो, और साथ साथ में आप भी इन्वॉल्व हो जाओ डिस्कशन में। आप सब लोग जवाब दो मुझे साथ साथ में। बिल्डिंग हमारी तभी तो चलेगी जब हमारी नींव होगी, बोलो पक्का ना? सब बात एग्री कर रहे हैं ना? कभी हवा में लटकी हुई देखी है बिल्डिंग? नहीं ना। तो कैसे होगी? हमेशा नींव के बेस पे होगी। ऐसे ही कई सारी मशीनें ऐसी होती है जिनके लिए हमें स्पेशल सरफेस बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? स्पेशल सरफेस। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक यहीं पे बता देता हूँ, इसको हम आगे लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें एग्जांपल में जेनसेट ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं जी, मैं वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हर कोई एग्जाम्पल दे रहा है हेलीकॉप्टर का, बात सही है, वो भी अच्छा एग्जाम्पल है, हमारा स्टडी में कहता है। लेकिन बहुत अच्छा तुमने सोचा, जेन सेट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे मान ली एक बिल्डिंग है बेटा, बच्चों ध्यान से, इस बिल्डिंग में यहाँ पर हमने क्या किया, एक स्पेशल सरफेस बनाई यहाँ पर, क्योंकि सबसे हैवी वाला जनरेटर हमें यहाँ पे रखना है। और ये जनरेटर है जी हमारा काफी बड़ा, बहुत बड़ा जनरेटर। मेरे क्लाइंट है यहाँ आरडीसी, सॉरी आरडीसी नहीं, राजनगर एक्सटेंशन पे एक वीवीआईपी मॉल है, वहां पर उनका जेन सेट का काम सारा उन्हीं का है। सेक्टर 23 में रहते हैं, यहीं से लेने में। उनका फाइनेंस हमने कराया था। उनका उनका हिसाब किताब क्या है, वो काफी बड़ी क्रेन लेकर के वो पूरा का पूरा जेन सेट उठाते हैं। उनके 4-5 जेन सेट तो उनके स्टैंड बाई में लगे रहते हैं। तो उनसे ये चीजें और ज्यादा हमें सीखने को मिली कि जहां पर जनरेटर का उनको सेट लगाना होता है, वहां पर पता है क्या होता है,
सबसे पहले नीचे जो है ना, नीचे एक सरफेस वो लोग तैयार करते हैं ताकि वो जमीन से बहुत ऊपर उठा रहे, ठीक है ना। और मैं तो कहता हूँ पूरा सीमेंटेड एकदम बिल्कुल ठोस ठोस वो सरफेस वहां पे बनाते हैं, और जो काफी ऊंचा होता है, उसके ऊपर वो जेन सेट रखते हैं। फिर वहां से बाकी सब पावर सप्लाई वगैरह सब वहां पे किए जाते हैं, तार वगैरह। अब मुद्दे की बात यह है, ये जो यहाँ पर जो स्पेस, उनका काम है जनरेटर को किराए पे देना। अब जनरेटर किराए पे देना उनका काम भले ही हो, लेकिन उन्होंने क्या किया, सामने वाले की बिल्डिंग में क्या किया, एक सरफेस बना करके तैयार किया, सरफेस बना करके, जिसके लिए स्पेशल उन्होंने कॉस्ट खर्च की। अब सवाल ये है कि बेटे यहाँ पर ये जो सरफेस है, कल को अगर मान लिया उनका एसोसिएशन वीवीआईपी मॉल से टूट जाता है फॉर एग्जांपल, मान लिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, उनको वो सरफेस सरफेस सब हटा करके नॉर्मल करके देना होगा। क्या करना पड़ेगा बताओ, नॉर्मल करके देना होगा। वो सारी जो उन्होंने वहां सरफेस बनाई है, वहां पर जो इतना जो उन्होंने सीमेंटेड इतना सारा जो वहां पे वो किया है, जनरेट किया है, वो बेस तैयार किया है, वो सारा उनको रिमूव करके, डिकम्पोज करके, डिकमीशन करके वहां पर उनको तब देना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? पक्का? आइए जरा और सोचो, जरा एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लिया कल को आप सीए बने और आपने कहा कि भाई एक काम करते हैं, हम लोग ना हेलीकॉप्टर लेते हैं भाई, काफी सारे बच्चे लोग ऐसे हैं जिनको हेलीकॉप्टर का शौक है। हाँ, प्रिंस तो भाई एरोप्लेन लेके आएगा, है मैं प्रिंस, इधर आओ। मान लिया इसी का एग्जांपल लेते हैं, मान लिया बेटे ये प्रिंस का घर है, शानू वैसे चिढ़ाती रहती प्रिंस राजकुमार राजकुमार है प्रिंस। तो बेटा देखो, ये छत पे हेलीकॉप्टर लगाना चाहता है कि भाई मैं यहीं से उड़ूं, और जब मेरे को जाना हो कहीं पे तो मैं यहीं से उड़ के जाऊं। सोचो बेटे जरा, उसके लिए इसको स्पेशल वहां पर चीजें बनानी पड़ेंगी, हेलीपैड बनाना पड़ेगा स्पेशल छत पे, समझे? अगली बात, फिर इनको क्या करना पड़ेगा बेटे, इनको वो हेलीकॉप्टर खरीदना होगा। सोच के देखो सर जरा। हाँ जी। सर ये हेलीपैड किसी और मटेरियल का बनता है या वैसी हाँ जी, रोड होती है जैसी नॉर्मल रोड होती है? देखो मैंने तो लिया नहीं हेलीकॉप्टर, लेकिन हाँ मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ पक्का उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करना होता होगा, वरना हेलीपैड कोई नॉर्मल तो चीजें होती नहीं होंगी, है ना। तो मेरा मतलब है कि स्पेशल चीज वहां पे होगी। अच्छा, अब इन्होंने एक असेट्स ली, हेलीकॉप्टर लिया। आप जरा सोच के देखना, आज इन्होंने ले लिया हेलीकॉप्टर, मान लिया, सपोज करो मान लिया 8 करोड़ का मान लिया इनका हेलीकॉप्टर आया। भाई वरुण, शानू, कैसे भाई तुम लोग बड़े नाराज हो, है हेलीकॉप्टर तुम्हें नहीं मिला? ऑन करो वीडियो। हाँ, शानू तुम भी ऑन करो बेटे, घर मतलब पे हो उसको अभी। हमने प्लेन दिलवा दी ना, सर हम वो एक्चुअली मैं फोन में ले रही हूँ ना क्लास, तो इसीलिए हम बंद कर लोगों रखी को है कुछ वीडियो। अच्छा, चलो बस देख रहा था तुम लोग जाग रहे हो कि मतलब झपकी ले लेके पढ़ रहे हो बेटे। अब क्या हुआ, मान लिया हेलीकॉप्टर की लाइफ है, मान लिया 5 साल, कितना, 5 साल। क्या प्रिंस को पहले से नहीं पता कि 5 साल के बाद में ये हेलीकॉप्टर खराब हो जाएगा? बताओ बेटे, कोई भी पर्सन अगर असेट्स खरीदेगा तो उसको ये पता होगा ना कि इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है। जैसे हम गाड़ी लेते हैं, हमें पता है कि भाई 8-10 साल के बाद में फिर दोबारा से गाड़ी लेनी पड़ेगी, वो स्क्रैप ही हो जाएगी लगभग। कितना रिपेयर कराएंगे, कितना सर्विस कराएंगे, आपके बच्चों की जान लोगे। अब बेटे 5 साल के बाद में क्या होगा, मान लिया हेलीकॉप्टर की लाइफ ओवर हो गई, तो मैं बताता हूँ प्रिंस क्या करेगा। हेलीकॉप्टर उड़ जा, जा यहाँ से जा, अब मैं नया हेलीकॉप्टर ला रहा हूँ। बताओ बेटे ऐसा होगा क्या? ये क्या हेलीकॉप्टर अपने आप चला जाएगा? नालायक, हंस रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ। बताओ बेटे, क्या इनको ये रिमूव नहीं कराना पड़ेगा? बताओ, कराना पड़ेगा ना। कैसे रिमूव कराना पड़ेगा बताओ? इसको डिसमेंटल कराना पड़ेगा। डिसमेंटल कराने का मतलब क्या, मतलब इसकी पंखड़ियां खोली जाएंगी, इसका इंजन अलग किया जाएगा, इसके ये सब जो पार्ट्स हैं ये सब अलग किए जाएंगे, इसके सब पंखे वंखे जो है वो सब अलग किए जाएंगे। समझने की जरूरत है। तो बेटे वो डिसमेंटल करने में खर्चा होगा, ये बात पहले से ही राइट फ्रॉम द बिगनिंग इनको पता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पक्का? हमें पता है कि ये ऐसी असेट्स है जिसको बाद सर में, लेकिन वो तो सेल कर देंगे ऐसे, वो डिस्पेंडल करके क्या करेंगे? वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है कि इंसिडेंटल सेल, लेकिन डिसमेंटल कराने में कॉस्ट लगेगी कि नहीं, मुझे ये बताओ। सर मैं तो अपने आप लेके पाना और चाबी और बस
ये रहा पेंचकस और दे दनादन दे दनादन। बताओ ऐसा होता है क्या? नहीं। सर ऐसे किसी को स्क्रैप में नहीं दे सकते? स्क्रैप में तो बेचेंगे हम, लेकिन स्क्रैप में हम बोलेंगे सर कबाड़ी वाला आया, सोच के देखो जरा, 2 मिनट बस। अगर सर सोचो डिसमेटल क्यों करवा रहे हो? बिल्डिंग से नीचे फेंक दो, अपने आप डिसमेटल हो जाएगा। हाँ, मैं काम वही का तो कह खर्चा रहा हूँ। बढ़वा रहे सुनो हो। मेरी बात सुनो ध्यान से। गली में आया कबाड़ी वाला, क्या जी भैया, बेटे माइक बंद रखना प्लीज, है ना, जब मैं पूछूं तो बताना। गली में आया बेटे कबाड़ी वाला, और हम कहते हैं भाई हमें स्क्रैप बेचना चाहते हैं। उसने कहा हाँ जी लाओ ये रहा तराजू, जा जाके ऊपर हेलीकॉप्टर तोड़ ले। बताओ बेटे ऐसा होगा क्या? मैं कह रहा एक भी नहीं खरीदेगा। कितना भी बड़ा स्क्रैप वाला हो, दुकानदार हो, ट्रक भी लेके आ जाएगा, तो भी वो क्या कहेगा, भाई साहब तोड़ ताड़ के इसमें रख दो। वो तुम्हारे लिए खोलने नहीं बैठेगा हेलीकॉप्टर जैसी चीज को, समझने की जरूरत है। यानी कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, उसके लिए खर्च करना ही पड़ेगा। डिसमेंटल की कॉस्ट, बोलो बात समझ में आ रही है? हम घर शिफ्ट भी करते हैं तो आपको पता है हमें पंखे को खोलना पड़ता है। वो एक अलग चीज है कि हमने बोल्ट खोला, और वो तो 2-4 चीजें वो तो हम सीख ही लेते हैं। 10 बार पंखे वाला सही करने आता है हमारे घर पे, हम सीख ही लेते हैं, अच्छा ये कैसे कर रहा है, बस वो काम हम भी शुरू कर देते हैं। कंप्यूटर है, तार वार हटाया, ठीक है डिसमेंटल कर लिया। लेकिन बेटा हेलीकॉप्टर ऐसी चीज नहीं है कि हम लोग आसानी से डिसमेंटल कर ले। ऐसी और भी बड़ी बड़ी प्लांट्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीन होती हैं, जिनकी लाइफ के बाद में, एक एस्टिमेटेड लाइफ खत्म होने के बाद में, उनको रिमूव कराने के लिए हमें फिर से कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है। बात समझ गए? ठीक है, तो उस कॉस्ट के बारे में उस टाइम पर भी पता था, जब ये 8 करोड़ का हेलीकॉप्टर यहां पर खरीद रहे थे, उसी टाइम पर इनको पता था कि ये तो है मेरी आज की कॉस्ट टुडे, और ये मेरे को फ्यूचर में मेरे को 10 लाख रुपए खर्च करने ही होंगे। ये ऐसे आसानी से डिसमेंटल नहीं होगा। अब ये मत कहना कि सर 10 लाख रुपए कोई खर्च करेगा डिसमेंटल कराने में। बेटे जितनी बड़ी लेवल की एसेट्स होती है, उसको रिमूव करना भी उतना भारी होता है। एनीवेज, जब 8 करोड़ की वो एसेट खरीद रहा है तो सर फिर तो खर्च कर ही सकता है। हाँ मैं वही बात बता रहा हूँ बेटा, वो तो एक अलग चीज है फाइनेंशियल स्टेटस की, लेकिन हमें ये समझना सर होगा। पर्सनल हेलीपैड जैसे अंबानी के पास है सर, वो तो खर्च कर देता होगा सर, ऐसे ही करते हैं वो लोग। बिल्कुल जी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि इनकी एक लिमिटेड लाइफ होती है। अब होता क्या है बेटे, ये डिसमेंटल करना भी आसान नहीं है। हम लेके शुरू हो गए कि हाथोड़ा, ये गई पंखड़ी बराबर वाले की छत पे गिर गई, बस उसका ये टूट गया, उसका वो टूट गया, एक आधा आदमी और गिर गया, फिर तो मामला हो गया लेने के देने। तो समझिए मेरी बात को, इसको भी बड़े तरीके से डिसमेंटल कराया था। और सोचो जरा, और एग्जांपल लेते हैं, कोई बिल्डिंग है, हमने किसी से लैंड किराए पे ली, क्या ली बोलो बेटे? पहले ना हमें वो विजन क्लियर करना है जो ये एएस कहना चाहता है, इसलिए मैं आपको वो सारे एग्जांपल दूंगा जो आपको यहाँ पर जरूरत है। बेटा ये एक लैंड है, हमने किसी से लैंड किराए पे ली, बताओ बेटे, वहां पर टावर लगाया हमने लगाया जी टावर। आपने देखा होगा अक्सर खेतों में टावर लगे होते हैं कि नहीं लगे होते हैं बोलो? ऐसे तो सबने देखे होंगे, चढ़ना मत, उसमें करंट वरंट भी आता है। जी सर। हाँ जी सर, तुम्हें कैसे करंट लगा था क्या? नहीं, अच्छा तुमने लगा देखने के नहीं था लिए, पर देखे हैं। हाँ ओके देख रहे हैं। बेटे ये है मान लिया टावर, मोबाइल का टावर। सर 3 लाख के वोल्टेज आते हैं इसमें। बाप रे सुनने में बड़ा डर लग रहा है। देखो बेटा ये टावर है, बहुत बड़ा खेत है, हमने किसी का खेत किराए पे लिया, अपने आप को टेलीकॉम कंपनी मान, रिलायंस, धीरू भाई अंबानी, उससे कम सोचना भी मत, है ना, तभी वहां तक पहुंचेंगे। तो बेटे ऐसे केस में क्या हो, हमने किसी से टावर के लिए लैंड किराए पे ली, क्या ऐसे ही लाओ भाई टावर ठोको, बस हो गया वो काम, ऐसे ही 4 दिन बाद गिर के हाथ में आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात? उसके लिए बेस कितना होगा, कितने नीचे तक वो जाना होगा, जितना ऊपर होगा उसका लगभग 25% तो नीचे जाएगा पक्का जमीन में, तभी वो सर टिकेगा। 18 फुट। 18 फुट, देखो प्रिंस को इस चीज की जानकारी बहुत बढ़िया। तो बेटे सोचो जरा, कल को मान लिया वो लैंड अब किराए से वापस हो रही है कि भाई ठीक है भाई हमारी टर्म एक्सपायर हुई, अब क्या करो? कुछ नहीं जी, टावर अपने आप उतार लो अपने खेत से। बताओ बेटे ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। मतलब कुछ भी लेके हथौड़ा पानी लेके ऐसे शुरू हो जाएंगे क्या? नहीं, इसका भी एक सिस्टम है, उसको रिमूव करना, और फिर वो जो सरफेस है वहां पर उतनी मिट्टी जो डिक्की गई थी वहां पर फिर से उसको पूरा पैक करा करके वापस से देना। तो बेटे ये क्या है हमारा डीकमीशनिंग का एक्सपेंस होता है। क्या होता है बेटे? डीकमीशनिंग की कॉस्ट। डीकमीशनिंग मतलब डिसमेंटल करना, सेम वो चीज रिमूव करके वापस आगे बढ़ जाना, सेम वैसा ही करके देना। और एग्जांपल ले लो, एक छोटा सा एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल लेते हैं।
क्या? जैसे मान लिया आप सीए बने या सीएस बने या सीएमए बने, और आपने क्या किया स्टार्टिंग में अपना कि भाई हम लोग ना ऑफिस का काम करते हैं। छोड़ो, मैं अपने एग्जांपल देता हूं। हुआ क्या, ये बात है सन 2010 की। 2010 में जब मैं चार्टर्ड बना, तो जिस जिस क्लास में, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, मैंने वहीं पढ़ाया और काम बढ़ता चला गया। तो 2010 में हमने क्या किया, उसके बाद में 2011 में हमने गाजियाबाद में एक स्पेस हायर किया। वहां का 55,000 रुपए पर मंथ का रेंट था। कितना? 55,000 रुपए पर मंथ का। और बेटे 25,000 रुपए का स्टाफ हमारा था, और 10-5,000 रुपए थोड़ा लाइट वाइट और पानी वानी के हो जाते थे। अब स्पेस तो हमने हायर किया, लेकिन ऐसे ही बच्चे बैठ के पढ़ना शुरू हो जाएंगे क्या? बताओ, नहीं ना। वहां पर चेयर्स भी चाहिए। वहां पता है प्रॉपरली सिस्टमेटिकली हमने क्या किया, एक बड़ा हॉल हमने बनाया। और ये रियलिटी है जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके लिए हमने क्या किया बेटे, पार्टीशन बनवाए नीचे जमीन में गड़ के, तब वो ऊपर तक जाते हैं बिल्कुल छत तक, और जरा से भी एक क्लास की आवाज दूसरी क्लास में ना आए। बहुत मोटे पार्टीशन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा क्लासरूम भी बना वहीं पे। इधर हमारा रिसेप्शन हुआ करता था, बाकी यहाँ पर स्पेस जहां पर इन्वर्टर वगैरह ये सब चीजें हुआ करती थी। ये जितनी भी ये बाउंड्रीज हमने तैयार कराई, जितना भी हमने यहाँ पर बाहर गेट और बाहर बोर्ड लगवाया, कल को हमें जब खाली करना पड़ा, हमने 2015 में वो स्पेस खाली कर दिया। थोड़ा सा और बड़ी जगह की जरूरत थी, दिल्ली गए बेटे, वो हमने छोड़ दिया स्पेस। फिर उस टाइम पर उन्होंने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हो, ये सामान कौन उतारेगा? मैंने कहा भाई साहब आप रख लो। कह रहे कि ना ना, हमारा तो जो नया किराएदार आएगा वो फलाना उसका आ रहा है, उसको तो पूरा स्पेस खाली चाहिए, आप हमें वैसे ही करके दो जैसे आपने लिया था। मैंने कहा यार ये रख लो तुम, इसका हम कोई बात नहीं, पैसे दे रहे। फिर क्या हुआ बेटे, उन्होंने कहा नहीं जी ये तो आपको वैसे ही करा के देना पड़ेगा। तो ये मेरे को सारा का सारा पार्टीशन सारा का सारा रिमूव कराना पड़ा, सारा का सारा रिमूव कराना पड़ा। मेरे से गलती ये हो गई कि जिस टाइम पे मैंने पार्टीशन का खर्चा किया कैपिटलाइज करते हुए, मैंने उस टाइम पर नहीं सोचा कि डिसमेंटल भी तो मेरे को कराना पड़ेगा। हो सकता है 4 साल 5 साल के बाद में मुझे डिसमेंटल कराना पड़े। तो बेटे डिसमेंटलिंग की हमेशा क्या होता है, पहले से सोचा था ऐसी एसेट्स जिसको बाद में डिसमेंटल कराया जाता है, तो उसके लिए डीकमीशनिंग मतलब डिसमेंटल का खर्चा पहले से ही सोचना होता है, और वो कॉस्ट हमारी शुरू में ही हमें पता होती है। तो हमारे यहाँ AS 10 में जो रिवीजन आया था इंडेस 16 के बेस पर, वो यही आया था कि भाई जब आप इनिशियली कॉस्ट खर्च कर रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आप ये मत सोचो कि आपका आज का जो खर्चा पे हो रहा है, जो जेब से जा रहा है, या इस असेट्स को कैपेबल ऑफ बीइंग यूज, ध्यान रखना पुट टू यूज मत बोलना कभी भी। क्या? पुट टू यूज के लिए कैपेबल बनाने तक का जो खर्चा है वो भी यहाँ पर एसोसिएट होगा। आप ये मत सोचो सिर्फ यही 2 खर्चे हैं, आपको ये भी सोचना होगा कि कल को अगर डीकमीशनिंग होगी तो उसकी भी आपको कॉस्ट खर्च करनी होगी। अब बात आती है थोड़ा सा और एडवांस, वो डाउट वाले एरियाज क्लियर करके तब मैं इसको लिखाना शुरू करूंगा सिस्टमेटिकली, और फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। क्या सर और क्या रह गया सर इसमें डीकमीशनिंग में? बेटे देखो, डीकमीशनिंग बोलो या रिस्टोरेशन बोलो, मतलब रिस्टोर जैसे हम क्या करते हैं, अपनी फाइल को रिस्टोर करते हैं ना कंप्यूटर में, कंप्यूटर को रिस्टोर करना, क्या एक पॉइंट बना लेते हैं सेव का कि यहाँ पर सेव हो गया जी। यानी अगर कल को हमारे कंप्यूटर में कोई दिक्कत हो तो रिस्टोर करें, मतलब यहाँ से हमारी चीजें समझ लो टाइम मशीन में वापस से वहां से चालू हो जाती है, रिस्टोरेशन या सिमिलर इस तरह की लेवल। अब क्या है सर, अब क्या रह गया सर? मैंने कहा भाई वापस से आते हैं इस एग्जाम्पल पे, प्रिंस वाले एग्जाम्पल पे। भाई यहाँ पर बेटा वीडियो देखो प्लीज, ऐसा मत करो। 8 करोड़ का आज इन्होंने हेलीकॉप्टर लिए, 5 साल की लाइफ है, और 5 साल के बाद में इनको 10 लाख खर्च करने, 10 लाख रुपए 5 साल के बाद में खर्च करने। फ्यूचर के 10 लाख और आज के 10 लाख में कुछ फर्क नहीं है क्या? बिल्कुल है जी। तो ये कहते हैं कि आप जो कॉस्ट मानोगे परचेज प्राइस, आप क्या मानोगे कॉस्ट में? नंबर 1 परचेज प्राइस कितना? 8 करोड़। अच्छा नंबर 2 कोई और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस हो वो डाल दो, ठीक है। नंबर 3 जब डी कमीशनिंग को डालोगे, डी कमीशनिंग कि हाँ जी कि भाई आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स हमारी डी कमीशनिंग होगी, कितने का एस्टिमेट है? 10 लाख। हाँ, लेकिन वो 5 साल के बाद है। उसकी आज की डेट में जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है वो काउंट करनी है। क्या? वो काउंट करनी है आज की डेट में, ना कि 10 लाख।
अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में जाकर के इतने रुपए लगेंगे, तो उस फ्यूचर में दिखने वाले रुपए की आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालो और उसको बोलो कि ये भी हमें पहले पता है, ये हमारी कॉस्ट है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पक्का? यानी कि 8 करोड़ प्लस। तो सर फिर इसमें टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट लगेगा? हाँ जी, ये पहले से ही था बाहर, अब हमारे यहाँ भी आ चुका है और इस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें प्रेजेंट वैल्यू को काउंट करना है, ना कि एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट को। पॉइंट क्लियर है? चलो मैं आगे। आइए अब हम लोग इनको लिखना शुरू करते हैं। सर हाँ बेटा। सर डिसमेंटल एक्सपेंसेस जो होते हैं P&L में जाएंगे फिर? नहीं बेटा, वो डिसमेंटल वाले खर्चों की आज ही प्रेजेंट वैल्यू लेकर के चलेंगे और उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जोड़ा जाएगा। वो ओवर द लाइफ ऑफ असेट्स वो पीएनएल में जाएंगे डेप्रिसिएशन बन के। ये तो सब क्या थोड़ा है? थोड़ा हर साल डालते जाएंगे P&L में? देखो ना, हमने आज ही टोटल कर दिया उसको, कॉस्ट को। खरीदने की कॉस्ट में 10 लाख की प्रेजेंट वैल्यू जोड़ दी। बोलो है कि नहीं? पक्का? बोलो हाँ या ना। आज ही जोड़ दिया ना हमने 10 लाख की प्रेजेंट वैल्यू को, तो वो बन गई हमारी कॉस्ट का पार्ट। और वो टोटल कॉस्ट जो बनी वो पीएनएल में जाती रहेगी डेप्रिसिएशन बन के। क्या यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन का एन्युटी मेथड फॉलो नहीं कर लिया एक तरह से? क्योंकि जो पैसा हमारे यहाँ बिजनेस में डेप्रिसिएशन के रूप में आया, वो हमारे बिजनेस में बन जुड़ करके अगले साल विद इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर अगले वाला सर, डेप्रिसिएशन आया, विद इंटरेस्ट हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन का कायदे से एन्युटी मेथड यहाँ फॉलो हो गया। फॉलो क्या कह रहे हो? सर इसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, वो भी थोड़ा नहीं थोड़ा नहीं, डाल सकते, थोड़ा। ना ना ना, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो रेवेन्यू एक्सपेंस हो, वो कैपिटल एक्सपेंस ना हो, फिर उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा हो, तो वो डेफर रेवेन्यू होता है। पूछो वरुण, कुछ पूछ रहे हो? फिर मैं आगे बढ़ूं। सर इसको ये वही कॉस्ट है ना जिसको हम 11th 12th में स्क्रैप वैल्यू में काउंट करते थे, डिसमेटल चार्जेस इतने हैं, क्योंकि उसमें तो कैपिटलाइज करते ही नहीं थे हम लोग। नहीं 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 नहीं, डिसमेंटल करने के चार्जेस अलग चीज है। स्क्रैप वैल्यू तो बेच करके रिकवरी है, और ये है चार्ज हमें अच्छा, डिसमेंटल करने में तो खर्च हुआ। हाँ जी। तो इसको जो हेलीकॉप्टर को डेप्रिसिएशन के रूल्स हैं और सब टर्म लागू होंगे। पीरियड है, वो सारा सेम होगा कैपिटलाइज वाला। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। आइए जरा, अब इसमें क्या क्या चीजें शामिल नहीं होगी हमने देखा था जी। क्या देखा था? कि अगर मान लिया हम कोई भी इनॉग्रेशन के खर्चे करते हैं, बेटे ये हमारी पिछली क्लास तक की बातें बहुत जरूरी है कि हमारे हाथ में हो। ये मत सोचना कि सर पिछली क्लास कराते रहोगे कि अगली क्लास कराओगे। बेटे पिछली क्लास ही हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये इस टाइम पे, और इसी के ऊपर बात हमारी आगे बढ़ेगी। कहते हैं क्या? कॉस्ट में नहीं शामिल होंगे, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब फिक्स असेट्स में नहीं डेबिट करना है उनको। किनको नहीं करना है जी? आपने इनॉग्रेशन कराया, इनॉग्रेशन कराने में हवन कराया, लड्डू बांटे, नारियल फोड़ा, पता चला आप इसको ये हवाला देकर के कि पुट टू यूज, पुट टू यूज। पहली बात तो पुट टू यूज वर्ड हट चुका है, वो गलती नहीं करना। कैपेबल बनाने के लिए, फॉर पुट टू यूज के लिए कैपेबल बनाने तक के खर्चे हमें कैपिटलाइज करने हैं, अदरवाइज नहीं। और ये मिठाई बांटना, नारियल फोड़ना, हवन कराना, इससे वो असेट्स कैपेबल फॉर यूज नहीं है। सेंटिमेंट मत लाना कि सर क्या बात कर रहे हो, भगवान के नाम पे ऐसी ऐसी बात। ना ना ना, भगवान काम करने के लिए बोलता है, ठीक है ना। वो ये नहीं कहता है कि मेरे नाम के खर्चे तुम असेट्स में कैपिटलाइज करो। पूजा करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, मन से करो, लेकिन उसको कैपिटलाइज मत करो। यानी कि जो इनॉग्रेशन के खर्चे हैं किसी भी तरह के ओपनिंग के, वो खर्चे असेट्स की कैपेसिटी बढ़ाने में, उसको कैपेबल फॉर बीइंग यूज बनाने में काम नहीं आते जी। तो इसलिए वो कैपिटलाइज नहीं हो रहे। आप उसको पीएनएल में डालो, कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट कराया नए प्रोडक्ट का, ना जी ना, उससे भी कैपेबल ऑफ बीइंग यूज नहीं है। कैपेसिटी जो उसकी है वो तो वही रहेगी, है ना। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन, कि भाई हम लोग नए लोकेशन में शिफ्ट हो रहे हैं, रीलोकेशन बोल दो या रीशिफ्टिंग बोल दो, कि हम लोग कहीं दूसरी जगह पे जा रहे हैं। भाई मशीन थोड़ा ज्यादा प्रोडक्शन करने लगेगी, ठीक है, नए कस्टमर आएंगे, लेकिन कैपेबल ऑफ बीइंग यूज तो वही रहेगा ना। तो ये है, अगर कैपेबल ऑफ बीइंग यूज बढ़ रहा है या कैपेबल ऑफ बीइंग यूज तक के खर्चे हमारे सारे सारे कैपिटलाइज होंगे, अदरवाइज कोई कोई भी कैपिटलाइज नहीं होगा। स्टाफ ट्रेनिंग कोस्ट, स्टाफ ट्रेन कर दिया जी मशीन चलाने के लिए, उसके कैपेबल ऑफ बीइंग यूज नहीं होगा जी कि मशीन का बढ़ जाएगा। यही काम बेटे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर एक्सपेंस है। आइए जरा इसको लिखना शुरू करें फटाफट से। लो बेटा जी, तो सबसे पहले हेडिंग डालें परचेज प्राइस।
परचेज प्राइस, मैंने आपको स्टार लगवा रखा था, ये है बेटे हमारा स्टार 1। क्या है बेटा? स्टार 1। हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, परचेज कॉस्ट, परचेज प्राइस किसको बोलते हैं जी। और पाप लगेगा उसको जो चुपचाप से वीडियो बंद करके खाना खा रहा होगा। वीडियो ऑन करो, खाते रहो, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, बिल्कुल वीडियो ऑन रखो, पता ही नहीं चलेगा मैं किसको पढ़ा रहा हूँ। देखो बेटे, अब परचेज में भी क्या क्या बातें हैं जी, परचेज करने के भी तरीके हैं जी। नंबर 1, पहले लिखो कि हमने परचेज किया कैसे बेटे, कैश में, परचेज इन कैश। ये बातें स्टडी मैट में प्रॉपरली नहीं लिखी हुई है। परचेज इन कैश, अगर हमने परचेज किया जी कैश में, ठीक है। देखिए यहाँ पर एनी प्राइस। अरे आज का मतलब आपने लिखवाना यहीं से चालू करा है? हाँ जी, अभी तक कल की सारी बातें रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी थी, ठीक है ना, उसको दोबारा से रिवाइज करना बहुत जरूरी था। देखो एनी प्राइस पेड, आगे का मैंने अभी समझाया आपको, जो आज मैं लिखाऊंगा उसके बारे में अभी तक समझा रहा था आपको। एनी प्राइस पेड फॉर परचेजिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कोई भी प्राइस अगर हम पे कर रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को खरीदने के लिए, इज recorded as cost of such property plant and equipment। उसको रिकॉर्ड किया जाता है किस तरह से, एज cost of such property plant and equipment, ठीक है, which is not refundable, जो रिफंडेबल नहीं हो उनके लिए। आइए जरा, सच इंक्लूड्स, बेटे जो मैंने कल आपको रफली लिखाया था, आज थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखा रहा हूँ सारी चीजें, और आगे जो समझाया है, आगे जो लिखना है उसके लिए मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। सच इंक्लूड्स क्या क्या चीजें, लिखना शुरू करो बेटे, टेबल सी बनानी है। परचेज प्राइस पेड, अमाउंट का कॉलम, फिर प्लस टैक्स पेड, ब्रैकेट में लिखो जो नॉट रिफंडेबल है, और अगर मान लिया कोई टैक्स रिफंडेबल है तो हम उसको कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे। अगर जुड़ा हुआ है, क्या कहा मैंने, अगर जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन अगर हमें बताता है कि इतने रुपए की अमाउंट है, तो हो सकता है उसके अंदर जुड़ा हुआ होगा तो हम उसको घटा देंगे, ठीक है ना। बता देंगे। हाँ, और अगर सर अगर वो नॉट रिफंडेबल है, वो जोड़ा हुआ है, तो नहीं घटाएंगे ना? तो नहीं घटाएंगे, वेरी गुड। अगर वो नॉट रिफंडेबल जुड़ा हुआ है उसको नहीं घटाया जाएगा, वेरी गुड। तो मैं इसको यहाँ पे जब लिख रहा हूँ ना कि जोड़ देंगे, इसका मतलब क्या है, तब जोड़ेंगे जब वो पहले से नहीं जुड़ा होगा। कभी आप कहोगे सर एक बार तो जुड़ा हुआ है फिर हम दोबारा जोड़ेंगे, आपने लिखाया था, नहीं। अगर इसके अंदर, बेटा माइक बंद रखो, अगर इसके अंदर नहीं जुड़ा हुआ होगा तो जोड़ना है, और अगर ऑलरेडी जुड़ा रखा है, जो टैक्स पेड तो है लेकिन उसका रिफंड हमें हो जाएगा, या फिर उसका हमें क्रेडिट यूटिलाइज हो जाएगा, मतलब किसी भी तरह से वो पैसा हमारा यूटिलाइज हो जाएगा। ये नहीं होगा कि हमारी जेब से गया और वापस भी आ गया, वापस भी आ गया तो मतलब वो हमें घटाना है, वो हमारी कोस्ट का पार्ट नहीं होगा। सर ये आईटीसी वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सही इनपुट कह रहे टैक्स हो आप, क्रेडिट। वेरी गुड, आईटीसी लिख लो यहाँ पे, बहुत बढ़िया, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा एक बात बताओ, इसका क्या 2 साल में लेते हैं क्या 50-50%? मुझे बताया था शायद वरुण ने, या एक ही साल में हो जाता है? सर फर्स्ट ईयर में ले लेते हैं पूरा। फर्स्ट ईयर में लेते हैं आप, मतलब कैपिटल गुड्स पर 100% फर्स्ट ईयर हाँ में आ जी, जाता है, ओके। हाँ जी।
अच्छा कैपिटल गुड्स वर्ड है ना अभी भी वहां पर? हाँ जी, पर उसके लिए अलग से अब कोई रूल नहीं है, जैसे ठीक है। पहले एक्साइज और उसमें था। ओके। अच्छा लाने में हो सकता है बेटे कोई खर्चा हुआ, फ्रेट वगैरह, फ्रेट एक्सपेंस, ध्यान रखना होगा। लेकिन यहाँ पर भी बेटे स्टडी मेटेरियल ने भले ही नहीं लिखा, आपको पता है फ्रेट पे भी जीएसटी लगता है, पक्का ना? पक्का ना? लगता है ना? सर वो आरसीएम लगता है। परचेज प्राइस पे फ्रेट आरसीएम। ऐड करके उस पे जीएसटी लगाते हैं ना फिर। जीएसटी लगा देते हैं, वेरी गुड। तो मैं बस आपसे यही पूछ रहा हूँ, देखो नहीं, फ्रेट पर भी जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है, पहले मुझे बताओ। लगता है? हाँ सर। हाँ। सर लगता क्योंकि है, वो दो टाइप से लगता इंसिडेंटल है, एक्सपेंसेस आरसीएम होते भी हैं ना, तो लगता वो है ऐड और होते हैं जब दूसरा भी हमें लगता है। कंप्यूटेशन करना पड़ता है जीएसटी का। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अगर हम फ्रेट एक्सपेंस के अंदर जीएसटी जुड़ा हुआ है, ये बात स्टडी मैट में नहीं लिखी हुई है, कहीं किसी क्लास में नहीं कर रखी है, लेकिन आपको अपने आप ये चीज समझनी होगी, कोई समझाएगा भी नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर हमारी जेब से कोई कोस्ट जा रही है और उस कोस्ट के अंदर से कोई कोस्ट वापस आ रही है, तो वो हमारी कोस्ट का पार्ट नहीं बन रही है। अब जीएसटी चाहे स्टडी मैट ने सिर्फ गुड्स के लिए लिख रखा हो, मतलब असेट्स के लिए लिख रखा हो, बेटे फ्रेट पर भी जीएसटी होता है, उसका भी हम क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वहां के लिए भी लिख लो, भले ही स्टडी मैट में नहीं लिखा हो, लिखो यहाँ पे माइनस टैक्स ऑन फ्रेट एक्सपेंस इफ रिफंडेबल ऑब्लिक और आईटीसी सर लेकिन वो तो वैसे वो साथ ही हो जाएगा ना, जो टैक्स पेड करा है यूटिलाइज। वही साथ रिफंडेबल हो जाएगा, क्योंकि फ्रेट तो ऐड कर ही देंगे ना परचेज में। अब होता क्या है ना, कई बार फ्रेट मान लिया इंक्लूडिंग जीएसटी दे रखा है, वो तो होगा ही वैसे, तो हमें जीएसटी को अलग से रिमूव करना है, बशर्ते अगर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ध्यान रखना, जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा तब तक हम उसका रिफंडेबल नहीं मानेंगे। आइए जरा नेक्स्ट पॉइंट। अब होता क्या है बेटे, किसी भी एसेट्स को जैसे हम खरीदते हैं, जैसे मान लिया कोई भी मशीन खरीद रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ी मशीन खरीद रहे हो, आप लोग प्लांट लगा रहे हो, ठीक है ना? तो बेटे मशीन वो आया, रख के चला गया, बस कल को मान लिया मशीन नहीं चली तो फिर चक्कर काटते रहो। तो इसलिए क्या होता है, मशीन हमेशा एक ट्रायल फेज में होती है। जैसे क्लासेस के लिए भी ट्रायल होते हैं, ऐसे बेटे मशीन भी क्या होती है, उनके लिए भी एक ट्रायल का फेज होता है। ट्रायल रन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? ट्रायल रन, प्रोडक्शन का ट्रायल रन। तो ट्रायल रन में अगर कोई खर्चा है, ट्रायल रन रनिंग सर वाला, मेट्रो का 5 साल ट्रायल चला था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया एग्जांपल। मेट्रो का 5 साल ट्रायल चला था, मतलब बेटे मेट्रो भी है एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया इन्होंने। ऐसी कोई भी असेट्स है, हम तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें अगर, तो कोई भी मशीन अगर इंस्टॉल कराई गई है तो उसका कुछ ट्रायल फेज होता है, चाहे वो 15 दिन का हो, चाहे वो 20 दिन का हो, चाहे वो 2 महीने का हो, जैसा भी वो डिसाइड करें आपस में। तो उस ट्रायल रन के दौरान जो हमारी मशीन है, क्या वो हमारी पुट टू यूज हो गई? ना जी। पुट टू यूज के लिए, कैपेबल बनाने के लिए ये खर्चा है, इसलिए कैपिटलाइज होगा। लेकिन इसी ट्रायल रन के दौरान अगर हमारा जैसे कोई प्रोडक्शन हो रहा है, तो बताए बेटे उस प्रोडक्शन को सेल आउट करके हमारी रिकवरी भी साथ साथ होती रहती है। तो ये कहते हैं कि ट्रायल रन में जो खर्चा हो रहा है वो तो तुम कैपिटलाइज कर रहे हो, लेकिन फिर ट्रायल रन के दौरान जो रिकवरी हो रही है, क्या रिकवरी, रिकवरी ड्यूरिंग ट्रायल रन, जब ट्रायल रन हो रहा है उस दौरान जो तुम्हारी रिकवरी हो रही है भाई, फिर उसको घटाओ भी, उसको फिर आपको घटाना भी चाहिए, क्योंकि वो तो आपकी अमाउंट रिकवर करा रहा है ना ट्रायल रन का। अगर हमारा 10,000 रुपए महीने का खर्चा हो रहा है, 1.5 महीने का ट्रायल है, तो कितना हुआ? 15,000 खर्च हो गया। लेकिन उसमें प्रोडक्शन भी हुआ 3-4 हजार रुपए का, तो 3-4 हजार की जो रिकवरी है वो हमारी यहाँ पर अभी कैपेबल ऑफ बीइंग यूज से पहले की रिकवरी है, तो उसका खर्चा गया और वापस आ गया। नेक्स्ट, अगली बात बेटे, हमारे वाले केस में तो कुछ नहीं, लेकिन जो मशीन वगैरह होती हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं, या इस तरह की बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रोफेशनल्स हायर किए जाते हैं जो उसके बारे में हमें प्रॉपरली सिस्टमेटिकली सब चीजें अरेंज करते हैं, ठीक है, इंस्पेक्शंस वगैरह कराए जाते हैं। तो उनके लिए हम लोग जो फीस देते हैं वो क्या कहलाती है बेटे? प्रोफेशनल फीस, आपको पता ही है इस चीज का। तो वो भी हमारी कैपेबल ऑफ बीइंग यूज बनाने से पहले का खर्चा है, इसलिए वो कैपिटलाइज होगा। आई होप आपको ये बात पूरी तरह क्लियर है। चलूं मैं आगे, आइए जी नेक्स्ट, एक लास्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
decommissioning, restoration cost। ये जो कोस्ट है हमारी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोस्ट का पार्ट बनाएंगे। ये होगी हमारी कोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कब की? जब कोई हम असेट्स खरीद रहे होंगे, कैश में हमने खरीदा। अब कैश का मतलब ये नहीं कि हम बोरी भर के नोट ले गए, कैश का मतलब हमारा हमने चेक से पेमेंट किया, वो भी बात है, ठीक है ना, मतलब हमने उसको कोई उधार नहीं खरीदा। चले आगे, ये बात क्लियर है? आगे जरा। अब होता क्या है, जब मशीन लाई जा रही थी या ट्रायल रन हो रहा था, उस दौरान हमारा ना कुछ एबनॉर्मल खर्चा हो गया, तो क्या वो हमारी कोस्ट का पार्ट होगा? कभी नहीं जी, कभी नहीं। तो ध्यान रखना, ये जो यहाँ पर चीज बताई जा रही है कि जब हम मशीन को खरीदते हैं तो भाई कौन कौन सी चीजें कोस्ट का पार्ट होती है। सच इंक्लूड्स, मतलब बेटे इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ठीक है ना, यानी कि इसी तरह की दूसरी चीजें जब निकल के आएंगी तो वो भी इसमें इसका पार्ट मानी जाएंगी। हाँ, इसके अंदर क्या चीज है, सच डजंट बिकम पार्ट ऑफ कोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कोस्ट का पार्ट नहीं बनती हैं जी? आइए जरा उनके बारे में लिखें। सबसे पहले तो वही जो आपने पहले लिख रखा है, नंबर 1 क्या, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस, ये नहीं बनेंगे जी। नंबर 2 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, और बेटा फिर क्या है अपना नंबर 3 एबनॉर्मल कोस्ट। कोई भी हम एबनॉर्मल कोस्ट अगर हमारी हो गई खर्च, ठीक है ना, तो वो भी हमारी कोस्ट का पार्ट कभी नहीं बनेगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के। नंबर 4 रीलोकेशन ऑब्लिक शिफ्टिंग एक्सपेंसेस, वो भी हमारी कोस्ट का पार्ट नहीं बनते हैं। बेटा यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? पक्का? आइए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये खर्चे इसकी कोस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। बताओ ये कौन से वाली एसेट्स थी, ये कौन से वाली एसेट्स थी? ए, जब हम लोगों ने क्या किया, एसेट्स को कैसे परचेज किया? कैश में, ठीक है। कैश में हो मतलब या फिर क्रेडिट में हो, पेमेंट बाद में दे देंगे, मतलब हमने उसको परचेज किया, हमने उसको क्या किया, मेन चीज क्या है, उसको परचेज किया, हमने उसको सेल्फ कंस्ट्रक्ट नहीं किया। तो जो अब हमारी जो एसेट्स आ रही है बी, वो कौन सी आ रही है? 4, बेटा वीडियो ऑन रखेंगे, 4 सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट्स। एक बात भूल मत जाना कि अभी हम सिर्फ कोस्ट का कौन सा पार्ट कर रहे हैं? परचेज प्राइस वाला, ठीक है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कोस्ट और जो डीकमीशनिंग कोस्ट है ये एकदम अलग है, ठीक है ना। हालांकि उसको भी मैं साथ साथ में काउंट कराता चल रहा हूँ, आप देखोगे अगर तो यहाँ पर मैंने उसको काउंट करा दिया, या तो आप ये मानो कि चलो इसी में सब कुछ हम लोग शामिल करते चलते हैं, ए बी सी तीनों पार्ट, ठीक है ना, ये है, ठीक है ना, ऐसे करो। ये हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं? कोस्ट के अंदर परचेज भी, ये वाला भी और ये वाला भी, तीनों के तीनों, बस केस थोड़ा सा अलग है कि असेट्स को परचेज किया गया या फिर असेट्स को सेल्फ कंस्ट्रक्ट कराया गया। आइए अब जो दूसरा केस है यहाँ पर, केस नंबर बी, वो है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट्स के केस में। आइए देखिए,
एनी कोस्ट, क्या कहा मैंने, एनी कोस्ट इनकर्ड, एनी कोस्ट इनकर्ड, किस बात के लिए, इनकर्ड टू कंस्ट्रक्ट, टू कंस्ट्रक्ट assets, कोई भी कोस्ट हमने उसमें खर्च की, कोई भी कोस्ट हमने जो उसमें खर्च की किस चीज के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो वो हमारी कोस्ट का पार्ट बनेगी, चाहे वो कैसी भी कोस्ट हो। अब उसमें लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्या, उसमें ऐसा ना हो जाए कि आप ये कहो कि भाई 4 महीने तक वो पर्सन अपनी जॉब छोड़ के वहां पर बैठा रहा उस असेट्स को बनवाने के लिए, तो वो जो नौकरी उसने नहीं की और उसने जो सैलरी का सेक्रीफाइस किया कि वो भी कोस्ट बन जाए, जिसको आप बोलते हो पोस्टिंग में अपॉर्चुनिटी कोस्ट। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, देखिए ब्रैकेट में, बट डजंट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड अपॉर्चुनिटी कोस्ट, कि इसमें अपॉर्चुनिटी कोस्ट शामिल नहीं है। नेक्स्ट, इसके साथ में आइए जरा दूसरी बात भी है, क्या है सर बताओ, लिखो जी। अपॉर्चुनिटी कोस्ट और क्या चीज शामिल नहीं होगी बेटे, वही सब चीजें, एबनॉर्मल कोस्ट, अगर कोई एबनॉर्मल कोस्ट है बेटे वो भी इसमें शामिल नहीं होगी, ठीक है। और सर हाँ जी, सर एक बार वो बस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता दीजिए, पूछ रहे हैं क्या थी? अच्छा अपॉर्चुनिटी कोस्ट, ठीक है। अच्छा वरुण क्या पूछ रहे हो, पूछो जल्दी तुम भी। सर तुम्हें तो- जो आपने एग्जांपल दिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, सर इसमें अगर हम कोई बंदा हायर करके उसके पास बैठा दे काम करने के लिए तो वो भी कॉस्ट नहीं ऐड होगी इसमें? वो तो हमारी कोस्ट इनकर्ड में आ जाएगी ना। अच्छा, आओ ठीक बेटे, है जैसे सर। मान लिया, सपोज करो, सर हाँ बेटा बोलो। सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही होती है ना, जैसे हम कोई मैं इनकम मैं इनकर मैं मतलब बता रहा हूँ, कर मेरी सकते बात, थे, मैं वही होती है ना वैसे। मैं वही बताने जा रहा हूँ, सुन लो बस 2 मिनट, है ना, क्योंकि यही डाउट सब मैंने पूछा, यही डाउट वरुण ने, और अब यही डाउट तुम पूछ रहे हो, मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही बता रहा हूँ, है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अलावा कोई और डाउट हो तो बताओ, मैं वही जीरो से सारा बता रहा हूँ, पक्का शानू। चलो अब मैं बताता हूँ, मान ओके। लिया आप लोग सीए बनने के बाद में अपनी ऑफिस की बिल्डिंग खुद बनवा रहे हो। पहला केस कि आपने खरीदा तो केस नंबर ए में कवर हुए। केस नंबर बी कि नहीं जी हम तो अपने हिसाब से अपना कॉर्पोरेट ऑफिस बनाएंगे। जैसे मेरा मेरा भी एक सपना है, बहुत जल्दी भगवान ने चाहा तो मैं भी यहाँ पर कॉर्पोरेट ऑफिस बनाने के मूड में हूँ। तो उसमें क्या है कि नीचे तो रहने का हिसाब किताब और ऊपर पूरा कॉर्पोरेट ऑफिस। तो उसमें क्या होगा, उसमें मुझे खुद खड़े रह करके वहां पर डिजाइनिंग करानी पड़ेगी ऑफिस के हिसाब से, क्लासेस के हिसाब से, ऑफिस के हिसाब से, सब चीज के लिए आर्टिकल्स कहाँ बैठेंगे, कहाँ पे किस तरह का क्या सेगमेंट होगा, कहाँ पे स्टूडियो होगा। तो क्या होता है कि हर बिल्डिंग को हो सकता है कि आप खुद बैठ के डिजाइन करा रहे, तो उतने टाइम के लिए आपको वहां पे इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। आप जो कमा सकते थे वो आप नहीं कमा पाएंगे। लेकिन क्या उससे मेरी बिल्डिंग की कॉस्ट महंगी हो जाएगी? आंसर इज नो, आंसर इज नो। वो कैपिटलाइज करने नहीं देगा यस टाइम कि भाई ये कोई बात नहीं होती कि आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी उसमें शामिल करने लगे। जो जेब से लगा उसकी बात हो रही है, सिर्फ वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। लेकिन जो आप नहीं कमा सके, अपॉर्चुनिटी जो आप लूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, those will not be, those sacrifice will not form part of cost of property plant and equipment, वो cost का पार्ट नहीं बनेंगे। किसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से रिलेटेड कोई डाउट पूछना है अब पूछो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, वरना बोलो ओके है, या तो डाउट या फिर ओके, जल्दी बोलो जी। सर ओके है। ओके है, प्रिंस, प्रिंस बोलो ओके है, पक्का? आओ चलो। तो मैं बढ़ रहा हूं बेटे आगे। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट्स में एक चीज का और ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या, परचेज के केस में नहीं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो परचेज के केस में आ ही नहीं सकता, वो आएगा तो सिर्फ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड में ही आएगा। वो क्या है हमारा, सामने ध्यान देंगे सारे बच्चे वीडियो ऑन करके। बेटे बोरोइंग कॉस्ट, क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो यहाँ पर,
बोरोइंग कोस्ट इफ AS16 अलाउज, अगर भाई AS16 अलाउ करता है ओनली देन वो कोस्ट का पार्ट बनेंगे। क्या मतलब सर? मतलब है बहुत सिंपल सा। क्या मतलब है सर? कि अगर AS16 के अकॉर्डिंग बोरोइंग कोस्ट को जोड़ना है, कैपिटलाइज करना है, तो ही वो असेट्स की कोस्ट का पार्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अदरवाइज वो पीनल में जाएगा जी। इंटरेस्ट हुआ, कोई भी बोरोइंग कोस्ट हुई। ऐसा क्यों सर? क्योंकि AS16 ये कहता है कि आपने जो शुरू से इतना शोर मचा रखा है कि इंटरेस्ट पुट टू डेट, पुट टू यूज तक की डेट का, पहले बात तो पुट टू यूज की डेट हटा दो। कैपेबल ऑफ बीइंग यूज अब याद करना शुरू करो। कैपेबल ऑफ बीइंग पुट टू यूज यानी कैपेबल हो जाए जब असेट्स, चाहे वो पुट टू यूज हो या ना हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वहां तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है। अगर वो भी तब अगर वो क्वालिफाइंग असेट्स है। क्वालिफाइंग असेट मतलब कुछ कंडीशन बता रखी है AS16 ने, अगर वो क्वालिफिकेशन सेटिस्फाई करते हैं तो ये बात है, अदरवाइज कैपिटलाइज नहीं होता है। ठीक है, ये बात रही जी हमारी। क्या मैं चलूं आगे? यहां तक सबका ओके है? बोलो जी, पक्का जी? चलो, अब है हमारी सी पार्ट। आइए जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारा सी। सी हेडिंग डालिए, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ exchange of assets, in case of exchange of assets, भाई मजा नहीं आ रहा भाई, ऐसे बच्चे सो रहे हैं। दोपहर को क्लास करो तो भी सोते हैं, सर सुबह 2 को क्लास मिनट से करो नाश्ता कर रहे थे सर। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वीडियो खोल के करते रहो बिंदास। हाँ भाई प्रिंस, मैंने कहा खाली रोटी मक्खन, दनादन दनादन। शानू को तो मुझे लग रहा है खाना बनानी। शानू सर मैं तो नाश्ता करके आई थी। अच्छा ठीक है। अच्छा तुम ऑफिस में हो? नहीं मतलब क्लास मैंने नाश्ता करने के बाद ही स्टार्ट की थी, कर अच्छा लिया था इसने। अच्छा, वैसे अभी घर पे ही क्लास कर रही हो ना या ऑफिस में कर रही हो? जी सर, आज नहीं जा रही मैं ऑफिस। अच्छा, यानी कि आज तो हम दूसरी क्लास भी लगा सकते हैं, इसका मतलब भाई वाह 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 वाह। सर आज मार्केट जाने का प्लान है थोड़ा सा, तो इसीलिए। अच्छा चलो जी, आओ जी। आज डबल कर लो क्लास। हाँ आज डबल कर लेते हैं क्लास, आज तो पक्का करेंगे, अब तो पक्का करेंगे भाई, है शानू? सर आ कर जाओ। लीजिए, मैं मना नहीं करूंगी, वरना ये वरुण फिर मुझसे लड़ने लगेंगे। ये देखो कल मजा पता है क्या आता है। हुआ इस बेचारे को, कल इसको ना मैंने बड़ी चीजें सुना दी। क्यों? अरे ऐसे क्यों सर करता दे, होगा अब तू? आप खुद ही, सर आप जरा रिकॉर्डिंग बंद कीजिए। अरे नहीं नहीं, मजा आएगा। वो बच्चे कल, अरे ये पता है ये पता क्लास है, तुम्हारी यूट्यूब, पता कहाँ जा रही है तुम्हारी क्लास की? इन दोनों का बिचौलिया मैं हूँ। दोनों का शानू बिचौलिया। का मुझे भी बस मैसेज आया कि मतलब वरुण मेरे को ऐसे बोल रहा है, वरुण का मेरे को मैसेज आया कि अबे यार शानू से ऐसे बात हो गई। नहीं सर, अरे सर जब पता है कल मैंने फिर इसको मैंने बोल दिया दोनों ना को तो मेरे को समझाया सच मैं में कि बड़ा भाई फील थोड़ा हुआ सा था। सिलेबस बच रहा है, अपना निपटा लो, लड़ाई मत करो। ये नहीं सर, समय, मतलब मैं पागल थोड़ी ना थी जो इनकी टैक्सी क्लास हो जाए इसलिए मैं ऑफिस में एडजस्ट करती हूँ, और ये तब ऐसे बोल रहे हैं। शानू अरे चलो, पता है छोटे बच्चों को कल हमने परेशान तो सबसे वो ज्यादा किया था शानू, छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है। ठीक है ना? आओ चलो, जल्दी आओ बच्चों। ये समय देखो, ये खाना खाते खाते हंस रहा होगा, कह रहा और लड़ो, मजे ले रहा होगा अभी। अब आओ जरा, चलो नींद खुल गई तो इधर आ जाओ। इन केस ऑफ एक्सचेंज ऑफ असेट्स, लो बेटे, अगर मान लिया असेट्स हमने खरीदी, और किस तरह से खरीदी, आओ तुम्हें बड़ा मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। मतलब थोड़ा सा नाराज नहीं होना। और कहाँ गए? ये तो वीडियो ऑन ऑफ करके बैठे हुए। लो भाई, हो गया समय का तो नाश्ता पानी। हाँ, तुमने देखा है पहले क्या, पुराना गद्दा लाओ नया गद्दा ले जाओ, देखा है? हम लोग देखते हैं यहाँ पे बस स्टैंड है गाजियाबाद में, तो वहां से जैसे हम लोग जाते थे पहले सेंटर की तरफ जाते थे, यमुनोत्री कॉम्प्लेक्स सीए इंस्टीट्यूट की जो ब्रांच है उसके बराबर में सेंटर हुआ करता था। तो
ऐसे ही बता रहा हूँ। वहां पे होता क्या था, ऊपर लिखा रहता था, कहीं पे लिखा रहता पुराना एसी लाओ नया एसी ले जाओ, और कहीं पे लिखा रहता था पुराना गद्दा लाओ नया गद्दा ले जाओ। सर बीवियों के साथ भी होता है क्या ऐसा? नालायक, वही पहुंच गए जहां मैं पहुंचाने वाला। अब नई नई मेरी शादी हुई थी, मैंने कहा मैडम कह रही थी एसी ले जाओ, मैंने कहा यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, तो मैडम पढ़ने लगी पुराना एसी लाओ, नहीं नहीं मैंने कहा पुरानी बीबी लाओ नई बीबी ले जाओ। तो यही, हाँ ये देखो भाई वही बात करने लग रहा है ये प्रिंस कि सर ऐसा भी हो सकता है क्या, नालायक। तो कहेंगे कि सर भी ऐसे ही है, नहीं भाई शैतानी का मजा आना चाहिए हर जगह, किसी भी तरह एंजॉयमेंट होना चाहिए बिना किसी को हट के। तो खैर चलो बेटे, तो यहाँ पर भी वही काम है एक्सचेंज। तो जब भी ये बात आती है ना, उस टाइम पर AS 10 ही चल रहा था, और कमान की बात वो रिवाइज भी हो रहा था, तो ये बातें तो शुरू से ही है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट मेरे को यहाँ पे हमेशा वही वाला ऐड याद आता है कि पुराना गद्दा लाओ नया गद्दा ले जाओ और वगैरह वगैरह। चलिए आइए मैं बात शुरू करता हूँ, पहले एक डाउट ले लेता हूँ। समय सब बस ये पूछना था कि वो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स में जो आपने दो चीजें लिखवाई है वही ऐड ऑन होती है? कोई भी कोस्ट हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे ओवरहेड हो, कोई भी कोस्ट इनकर्ड उसमें सब आ गई, फ्रेट हो, सब एक चीज बार आ दिखा गई। दीजिए। अच्छा ये लो ले लो। अच्छा तब तुम खाना खा रहे थे? सर हाँ जी। सर ये ना बहुत गलत बात है कि आप हमारा माइक बंद कर दे तो आप बोल के और आगे बढ़ जाते हो, नहीं हमें नहीं बोलने नहीं देते तुम लोग बिल्कुल उसको भी। लंबा खींचोगे, ये ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, मतलब क्योंकि देखो सुनो क्या होता है, एक होता है छोटा सा प्यारा सा मजाक, एक होता है फिर देखो डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। शानू भी हमारे साथ में है ना, सब बच्चों का ध्यान रखना है। आओ बेटा सी पॉइंट की हम बात करते हैं। हो गया प्रिंस, रह रहा है? अच्छा हो गया बेटा, आओ बेटा। लो बेटा, तो मुझे तो ये वो वाला किस्सा मुझे याद आया था, तो यहाँ पर आके हमेशा मैं क्लास में वो किस्सा सुनाता हूँ एक्सचेंज वाला केस में। एनीवेज आइए बेटा पढ़िए जरा ध्यान से, पढ़िए क्या मैं लिखा रहा हूँ आपको। आइए जी, तो सबसे पहले आप लिखना शुरू कीजिए मेरे साथ में। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ, कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने एक्वायर की किसमें, इन एक्सचेंज ऑफ, किसके बदले, पहला ए पॉइंट और दूसरा बी पॉइंट। क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर हमने एक्वायर की, इनमें से कोई भी केस, या तो इन एक्सचेंज ऑफ नॉन मॉनेटरी असेट्स, इन केस ऑफ नॉन मतलब नॉन मॉनेटरी असेट्स, जैसे अगर हमने कोई बिल्डिंग ली और बदले में अपनी बिल्डिंग दे दी, या हमने कार का एक्सचेंज कर लिया किसी से, भाई हमारे पास में कार आई और बदले में हमने क्या दिया, हो सकता है हमने उसको सिलेंडर पकड़ा दिए हो घर के 10-12 हो सकता है हमने उसको अपने यहाँ का कोई कंप्यूटर पकड़ा दिया हो, ठीक है ना। और सोचो जरा, हमने किसी से लैपटॉप लिया, बदले में हमने क्या दिया अपना, या तो पुराना लैपटॉप, या हमने कोई और असेट उसको दे दी, या हो सकता है क्या हमने उसको कॉम्बिनेशन दिया, कोई असेट्स हमने खरीदी किसके बदले, कॉम्बिनेशन के बदले। कॉम्बिनेशन किस चीज का सर, कुछ मॉनेटरी और कुछ नॉन मॉनेटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ मनी एंड नॉन मॉनेटरी असेट्स। असेट्स के बदले असेट्स, सुना है तुमने, खून के बदले खून, पानी के बदले पानी। हाँ तो समझ लो यहाँ पे असेट्स के बदले असेट्स। अगर हमने असेट्स के बदले असेट्स दी तो कहलाएगा नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन। अगर हमने असेट्स के बदले कैश दिया तो क्या हो गया, फिर तो बेटे पहले वाले केस में पहुंच के परचेज में, फिर यहाँ पे थोड़ा ना आएंगे, फिर तो हम पहले वाले केस में फॉलो कर जाएंगे। यानी कि यहाँ पर कब आएंगे, एक्सचेंज वाले केस में, जब असेट्स के बदले या तो असेट्स दी जा रही है, या फिर असेट्स के बदले असेट्स के साथ में कुछ कैश, मतलब कुछ कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है। अगर पूरा फुल कैश होगा तो सबसे पहले वाले स्टार्टिंग वाले फेज में आ जाएंगे हम, तो जहां पे परचेज की जा रही है असेट्स कैश में। आई होप आपको ये बात पूरी तरह क्लियर है। आइए जी, तो ये क्या कहते हैं यहाँ पर इस केस में, बड़ी प्यारी बात है जी, इसको जरा तरीके से लिखना, बहुत अच्छा पॉइंट है और सबसे ज्यादा ये बच्चों को परेशान भी करता है।
करें शुरू। आइए, कहते हैं कि क्या हम पढ़ क्या रहे पहले बताओ। हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ असेट्स, और कॉस्ट ऑफ असेट्स अलग अलग केस में, किस किस में, जब परचेज किया जाए तब, परचेज इन कैश या क्रेडिट, जब हम लोग सेल्फ कंस्ट्रक्ट कराएं, या फिर तीसरा केस हम किसी असेट्स के बदले असेट्स लें। ठीक है, तीनों में से कोई भी केस हो, ठीक है ना। चलिए फिर मैं आगे शुरू करता हूँ, एक डाउट ले लेता हूँ, बोलो जी। सर आपने कहा यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ मनी एंड नॉन मॉनेटरी एसेट्स, कुछ ठीक है, कैश, यहाँ पे नॉन मॉनेटरी में शेयर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, बिल्कुल जी, क्योंकि कंपनी कैश वाले के कई बार कोई अलावा एसेट कुछ परचेज भी, करते हैं तो शेयर दे देते हैं बिल्कुल सही उसके कह रहा हूँ, लिए, कैश के अलावा कुछ भी, तो वो नॉन मॉनेटरी एसेट में आ जाएगा। बिल्कुल जी, ठीक है। ठीक। आइए जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना, टोटली नॉन कैश, टोटली नहीं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन कैश और कैश, ठीक है। आइए जरा, तो ये कहते हैं कि ऐसे केस में हम लोग जो यहाँ पर असेट्स को हम अपने यहाँ पर जब रिकॉर्ड करेंगे तो हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे। आइए जरा लिखिए, यहाँ पर एक नोट लिखिए, नोट here assets acquired will be recorded at cost, and cost here is what, एक वर्ड है बेटे, बड़ा काम का वर्ड है, फेयर वैल्यू। सीए फाइनल में तो आपको सारा इंडेक्स इसी के ऊपर बेस्ड मिलेगा, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू आप समझते हो, एक छोटा सा हिंट बता देता हूं आपको। आपने पढ़ा है परफेक्ट मार्केट कंपटीशन, कहां पर, इको में पढ़ा है, फाउंडेशन में, जहां पर खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी पूरी नॉलेज रखता है। मान ले मैं आपसे कहूं कि भाई आपकी अकाउंट की फीस 44,000 रुपए, आप क्या कहोगे, क्या बात कर रहे हो सर, हमें पता नहीं है क्या, मार्केट में कितनी फीस है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो आपको वहां पर कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, सीधी सी बात है। यू आर बायर, बायर ऑफ सर्विस, आपको भी पूरी चीजें पता है, और मैं कौन हूं बेटा, सेलर ऑफ सर्विस, और मुझे भी चीज पता है। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो यानी कि ऐसे केस में क्या होगा, बायर और सेलर क्या पूरी नॉलेज रखते हैं, कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। इवन सबको ये पता रहता है कि अगला आदमी कितना मार्जिन दिए बैठा है, ठीक है। इसको बोलते हैं परफेक्ट मार्केट कंपटीशन। बेटे उसमें जो वैल्यू सबको पता है उसी को हम बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब बात यह है, मैं अगर आपको अपना कंप्यूटर दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और बदले में आपका कंप्यूटर ले रहा हूँ, भाई वीडियो ऑन करो, ऐसे नहीं भाई, तो मुझे पता रहेगा ना कि सामने वाले का कंप्यूटर कितने का होगा, लगभग पता होगा ना, आप भी अंदाजा लगा सकते हो। और आपको भी पता होगा कि मैं जो कंप्यूटर दे रहा हूं वो लगभग कितनी मार्केट वैल्यू के आसपास का होगा। मतलब आपको भी पूरी नॉलेज है और मुझे भी नॉलेज है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, फेयर वैल्यू। अब लेकिन सवाल एक है, क्या सर, ठीक है ये तो बात आपने समझा दी, मैंने कहा मैंने नहीं, एएस ने बोली है कि फेयर वैल्यू पे ऐसी एसेट्स को रिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन सर ये तो बता दो, फेयर वैल्यू कौन से वाली एसेट्स की, जो दी जा रही है कि जो ली जा रही है। क्या कहा मैंने, एक असेट्स है, एक असेट्स है जो हमने एक्सचेंज की। मान लिया मेरा नाम है मिस्टर ए और आपका नाम है बेटा मिस्टर बी, और आपने क्या किया, मेरी जो असेट्स 1 है, मेरी असेट्स है, इसका नाम है असेट्स 1, और आपके पास में है असेट्स 2। हमने आपस में एक्सचेंज किया असेट्स, ठीक है। मेरे वाले की फेयर वैल्यू कितने की है, बुक में क्या वैल्यू वो अलग बात है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। बुक वैल्यू कितनी है वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमने डेप्रिसिएशन कितने, किस मेथड से क्या लगा रखा है, डब्ल्यूडी लगा रखा है, एसएलएम लगा रखा है, कितने का रेट लगा रखा है। बुक्स में बुक वैल्यू होती है, कैरिंग अमाउंट भी उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैरिंग अमाउंट। मेरे वाली असेट्स की अगर फेयर वैल्यू है मान लिया 33,000 रुपए, और आपके वाली असेट्स की वैल्यू है अगर मान लिया
फेयर वैल्यू जो है, मैं फेयर वैल्यू की बात कर रहा हूँ, बुक वैल्यू की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपके वाली असेट्स की फेयर वैल्यू है बेटे 42,000 रुपए। तो पता है बेटे बुक्स में क्या है वो अलग बात है, लेकिन हम लोगों के लिए एक दूसरे की असेट्स, सामने वाले की असेट्स नई असेट्स की तरह हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हम खरीद रहे हैं। बोलो इनिशियली, बोलो है कि नहीं। मैं आपके यहाँ से जो कंप्यूटर आएगा मैं उसको अपने यहाँ पर एज ए इनिशियल रिकॉर्डिंग करूंगा क्योंकि वो मेरे लिए स्टार्टिंग का फेज है उस असेट्स के लिए। बोलो बात क्लियर है, मतलब वो मेरे लिए एक्वायर्ड वाली सिचुएशन है। सेम केस आपके लिए मेरे कंप्यूटर का केस है कि आपके यहाँ पर मेरे वाला कंप्यूटर एज ए इनिशियल रिकॉर्डिंग में आएगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि वो किस वैल्यू पे आएगा। तो यहाँ पर ये कहा गया, एएस ने कहा कि आप ना उसको रिकॉर्ड करोगे पोस्ट पर जो आपको पड़ी, और आपको क्या पड़ी, फेयर वैल्यू। उस असेट्स की फेयर वैल्यू को पोस्ट माना जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि कौन से वाली असेट्स की फेयर वैल्यू। आप मान लिया मिस्टर बी आप हो, ये आप लोग हो स्टूडेंट्स, आप लोग अपने यहां पर एंट्री करोगे फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स। अगर मान लिया बेटा, इधर देखो ध्यान से सारे बच्चे, बिल्कुल भी पेन नहीं चलाएगा कोई, पूरा ध्यान इधर। अगर मान लिया आपकी असेट्स की बुक वैल्यू लेट सपोज कीजिए 38,000 रुपए है फॉर एग्जांपल बुक्स में, ये डेप्रिसिएशन लगने के बाद की बात है। बुक वैल्यू मतलब इसी को हम बोलते हैं कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं, जितने की बुक्स में वैल्यू कैरी कर रहे हैं, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं कैरिंग अमाउंट। बुक में जितनी अमाउंट कैरी करते हैं, कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी कर रहे हैं बुक्स में, यानी कि बुक वैल्यू। मेथड चाहे कोई भी हो सकता है डेफिनेशन का, इसी को हम बोलते हैं डब्ल्यूडीवी भी वर्ड कई बार यूज करते हैं। तो डब्ल्यूडीवी मेथड रेट निकालने का एक अलग तरीका है। डब्ल्यूडीवी एक वर्ड और होता है राइट डाउन वैल्यू करने के बाद, डेप्रिशिएट करने के बाद आई हुई वैल्यू को भी बुक वैल्यू भी बोलते हैं, कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं, रिटन डाउन वैल्यू भी बोलते हैं। बच्चों की एक सबसे बड़ी गलती होती है, वो क्या करते हैं, वो डब्ल्यूडीवी को सिर्फ एक ही चीज के लिए जानते हैं, डब्ल्यूडीवी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। नहीं, डब्ल्यूडीवी मेथड भी है डेप्रिसिएशन का, डब्ल्यूडीवी वैल्यू भी है जो राइट डाउन करने के बाद, घटाने के बाद आई हुई वैल्यू बोली जाती है, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी वर्ड मिल सकता है। पहले मैं एक पॉइंट देख लेता हूँ, किसी बच्चे ने भेजा है सर ये हम जब करेंगे ना, जब हमें असेट्स की कॉस्ट नहीं पता, मैं आता हूँ उसी पे, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मैं ये कह रहा हूँ बेटे, मैं आप लोग हो, आपने एक कंप्यूटर खरीद रखा था, और मान लिया ये आपने खरीद रखा था, मान लिया 55,000 का खरीदा था, जो घटते 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 38,000 का बचा हुआ है बुक्स में। आज मुझे समझ में आ रहा है कि भाई मैं तुम्हारा कंप्यूटर खरीद रहा हूँ। अब सवाल यह कि मैं दे रहा हूं कितने की असेट्स, 33,000 रुपए की, और ले रहा हूं 42,000 की असेट्स। आप अपनी बुक्स में क्या एंट्री करोगे, आप अपनी बुक्स में पता क्या एंट्री करोगे, देखो इधर ध्यान से। आपने जैसे 38,000 की बुक वैल्यू की असेट्स बेच दी, और कितने में बेची, जितने में हमने आपस में एग्री किया, ठीक है, एग्री किया कितने में एग्री किया। अब या तो एग्री वैल्यू तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ तो बस इतनी बात हुई चलो कंप्यूटर बदल लेते हैं, बस इतनी बात हुई, चलो कंप्यूटर बदल लेते हैं। ये तय नहीं हुआ, मैंने तुम्हारा कंप्यूटर देखा, तुमने मेरा देखा, और ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, तुमने कहा सर कंप्यूटर में बहुत बढ़िया है, मैंने कहा चल तू अपना मेरे को दे दे, मेरा तो दे ले, बस हो गया काम। उसके बाद में क्या हुआ, किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा कंप्यूटर इतने का, मेरा कंप्यूटर इतने का। मेरी नजर से मैंने तुम्हें देखा कि 42,000 का दिखता है, तुमने अपनी नजर से देखा कि 33,000 का है, पर चलो सर का है हम ले लेते हैं, हमें शायद कुछ चीज इसमें ऐसा भी मिल जाए। बेटे तुमने अपनी असेट्स को 38,000 वाली असेट्स को बेचा, लेकिन रिकॉर्ड कितने पे करोगे, अब सवाल ये। तो ध्यान से हर आदमी ये देखेगा, फेयर वैल्यू उस पर रिकॉर्ड करेगा जो विच इज मोर क्लियरली एविडेंट, जिसके लिए ज्यादा सबूत होंगे। ये वर्ड बड़ा खतरनाक वर्ड है। क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, मैं यहां पे लिख रहा हूं एक वर्ड विच इज, कौन से वाली फेयर वैल्यू, कौन से वाली फेयर वैल्यू, विच इज, कौन से वाली, असेट्स गिवन की फेयर वैल्यू या असेट्स रिसीव की फेयर वैल्यू, विच इज मोर क्लियरली एविडेंट, जिसके आपके पास में ज्यादा
सबूत होंगे, ज्यादा रिलायबिलिटी होगी जिसके प्रति आपके अंदर कि हाँ भाई ये बिल्कुल वजनदार बात है। इन दोनों में से कौन से वाली फेयर वैल्यू ऐसी है जो ज्यादा आपको ठोस दिख रही है कि हाँ भाई ये इतने रुपए की तो है। जैसे आप कैसे पता करोगे भाई, मार्केट में आप पता करवा लोगे। आपने कहा सर 1 घंटे का टाइम दे दो, मैं आपका लैपटॉप लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं घर पे दिखा के आता हूँ। आप घर पे नहीं गए, आप गए मार्केट में और आपने कहा भाई मैं ये लैपटॉप बेचना चाहता हूँ, कितने का लेगा? उसने कहा जी ये तो जो ही भाई मैं ऐसे करके उसने कोई वैल्यू बताई आपको डैश। तो वो आपके लिए क्लियरली एविडेंट वैल्यू है, क्योंकि बेटे पुराने सामान की कोई मार्केट वैल्यू तो है नहीं, मार्केट तो है नहीं अलग से एकदम कि भाई एक रिलायबल मार्केट है। वहां पर तो क्या होता है कि जो प्राइस आपको खुद रिलायबल लग रहा है, मोर रिलायबल लग रहा है, आप उस पर रिकॉर्ड करोगे अपनी बुक्स में। ये एएस ने बोला है विच इज मोर क्लियरली एविडेंट। और वो रिलायबिलिटी आपको कैसे आएगी, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप उसको इंडिपेंडेंट वैल्यू से वैल्यू करा लो, या आपको मार्केट में कोई ऐसी मार्केट मिल रही है, जैसे कि मेरठ में एक वो है मार्केट जहां पर पुराना सामान मिलता है, वो बिल्कुल आधे दाम पे मिलता है, तो वहां तो लगभग रिलायबिलिटी है। जिसका कोई मार्केट है, अब जिसका मार्केट ही नहीं है ऐसे प्रोडक्ट, अब जैसे सिलेंडर है, पुराने सिलेंडर कितने के मिलते होंगे बताओ, कोई मार्केट थोड़ा है। आप मुझसे बोलोगे सर पुरानी गाड़ी का टायर कितने का मिलेगा, मैंने कहा देखो चोर बाजार है वहां पर, वो सस्ता मिल जाता है, ठीक है, तो वहां पर लगभग 50% के आसपास मिल जाता है, लगभग 50%। तो एक रिलायबिलिटी तो आ गई ना कि चलो भाई इतने के आसपास हमें मिल जाएगा। अब सिलेंडर के लिए क्या कोई मार्केट है कोई अलग से, है ही नहीं। उसका तो बस एक ही तरीका है, या तो जो हमें सही लग रहा है मोर रिलायबल, कि हम अगर सिलेंडर खरीदने का 2-4 से पता किया, या हमने इसको लेकर के सिलेंडर को मार्केट में 1-2 जगह घुमाए, तो हमें पता चल गई मोर रिलायबिलिटी हमें जिसमें है। तो हमारा एएस कहता है विच इज मोर रिलायबल फॉर यू, उस पर आप रिकॉर्ड करोगे। अब आप किस पे रिकॉर्ड करना चाहोगे? आपने कहा सर इसमें से और इसमें से मोर रिलायबल सर हमें ना 42,000 लग रहा है। चलो भाई तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा इंडिपेंडेंट वैल्यू से करा लो अगर तुम्हें खुद रिलायबिलिटी नहीं है। यही बात बोलिए एएस ने ध्यान रखनी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको तरीके से बता रहा हूँ। सर हमने इंडिपेंडेंट वैल्यू से कराया, उसने कहा कि ये ना 39,500 की है कायदे से, इतनी मार्केट में वैल्यू फेयर आ रही है। ये किसने कराया? मिस्टर बी ने। तो आपने क्या करोगे, आपके लिए मोर रिलायबल क्या बन गया बोलो? एविडेंट ये बन गया। आपने इस पे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया कि हम जो नई एसेट ला रहे हैं वो इतने की पड़ रही है, और हमारी फिक्स एसेट्स इतने वाली जा रही है बुक्स में। तो बाकी क्या है तुम्हारा? प्रॉफिट एंड लॉस हो गया 1,500 रुपए का। बोलो बेटे बात समझ में आ रही है तुम्हें? मेन क्या है? विच इज मोर क्लियरली एविडेंट, विच इज मोर क्लियरली एविडेंट। जो मैंने आपको पुराना गद्दा लाओ नया गद्दा लाओ का एग्जांपल दिया था, वही बात हमारी। आप देखोगे अक्सर ऐसा होता है, पुराना कुकर लाओ नया कुकर ले जाओ। अक्सर आपने देखा होगा कई जगह पर हमारी मम्मी या कोई हमारी बड़ी मान लीजिए जैसे मार्केट में जैसे जाते हैं, तो कई बार पुराने बर्तनों का एक्सचेंज भी होता है वहां पर। तो वहां पर किसकी मार्केट सबसे ज्यादा शोर है? नए वाले की। पुराने वाले की थोड़ा ना। वो तो ठीक है जा रहे हैं, एसी है नया आ रहा है पुराना आ रहा है एक्सचेंज में, तो कुछ पैसे एडिशनल भी तो जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है बेटे, ऐसे केस में क्या होगा, वहां पर बेटे जो नया वाला आ रहा है उसकी मार्केट रिलायबल मानी जाती है, पुराने वाले की कोई मार्केट अलग से थोड़ा है। अच्छा यहाँ पर 2,500 नहीं आएगा, 1,500 ही आएगा, क्योंकि 39,500 जो है ये हमारे रिलायबल मार्केट आ गई, रिलायबल मार्केट प्राइस आ गया, फेयर वैल्यू। इसको हमने काउंट किया और डिफरेंस क्या आएगा? 1,500। अब सवाल ये है कि मिस्टर ए कहते हैं कि नहीं जी मेरे हिसाब से तो तुम्हारा कंप्यूटर ना 42,000 का है, पता नहीं तुमने किसको दिखाया। तो मिस्टर ए अपनी धुन में वो कहते हैं कि ठीक है भाई मेरे लिए तो जो असेट्स है वो मेरे लिए असेट्स, मेरी फेयर वैल्यू अलग है, वो मेरे हिसाब से ये मोर एविडेंट है। तो इसमें कोई बाउंड नहीं किया किसी को, ये अपनी फिक्स असेट्स की बुक वैल्यू क्रेडिट करेगा, क्योंकि बुक से तो बेटे बुक वैल्यू जाएगी ना 33,000 रुपए, और डिफरेंस पीएनएल। अब आप देखोगे अगर तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों लोग ही कमा रहे हैं असेट बेच के, लेकिन दोनों का नजरिया अपनी फेयर वैल्यू पर है, इसलिए यहाँ पर ऐसी अकाउंटिंग में चीजें आ रही है। तो मोर एविडेंट है वो हमें देखना है। पक्का ये बात क्लियर है? चलो मैं आगे, आइए अब मैं इसी चीज को लिखवाता हूँ। अब सर फेयर वैल्यू के लिए अब क्या लिखाओगे? आओ जरा मैं अब आपको आगे लिखाता हूँ। सबसे पहली बात हमने क्या देखा, अगर एक्सचेंज ऑफ असेट्स है तो जब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर किया जा रहा है एक्सचेंज में, कैसे? या तो नॉन मॉनेटरी असेट्स आ रही है या फिर कॉम्बिनेशन आ रहा है। यानी कि पहला एग्जांपल तो ये है, इसको मैं नाम देता हूँ एग्जांपल नंबर 1 का, जहां पर हमने टोटली नॉन मॉनेटरी की बात की। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जी पहले, है ना? आइए जरा एग्जांपल नंबर 2, ये है बेटे हमारा एग्जांपल नंबर 2।
शानू कुछ पूछ रही है, बोलो बेटा। शानू पूछो पूछो। तो वो 2 मिनट के लिए दिखा दीजिए वो एग्जाम्पल 1। लो हो गया। बेटा हो गया। अच्छा समय भी कुछ पूछ रहा है, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ सबको। पूछो समय। सर हाँ जी। सर जो मिस्टर ए है इसके लिए फेयर वैल्यू थी 42,000, तो इसने अपनी जो फिक्स एसेट था वो 33,000 और फिर जो सब बचा वो पीएनआर में डाल दिया। तो यस। सर जो ये एक मिनट एक मिस्टर मिनट बी एक है, मिनट बस एक मिनट एक मिनट। ये 33,000 जो है ये फेयर वैल्यू है, इसकी बुक वैल्यू में अलग कर देता हूँ। इसकी बुक वैल्यू है, मान लिया इसकी बुक वैल्यू है 31,000 रुपए। तो यहाँ पर 31,000 रुपए आएंगे बुक वैल्यू, और यहाँ पर आ गया हमारा 11,000 का प्रॉफिट। सर ये आप कहाँ लिख रहे हो, मैं तो समझ में ही नहीं आया। अरे अच्छा, ये जो हाँ अच्छा ये भाई। स्क्रीन ये ना, इसकी बुक वैल्यू मैंने मान ली 31,000 रुपए, बैंक में ओके 42, सर। ये बुक वैल्यू कितनी है 31,000 रुपए, और डिफरेंस 42 माइनस 31 11,000 का प्रॉफिट है। इसकी बुक वैल्यू हमने मान ली ये है। अब पूछो। और सर ये मिस्टर बी के लिए फिर क्या होगा? मिस्टर बी के लिए उसकी अपनी जो सोच कहती है फेयर वैल्यू के लिए, क्योंकि बेटे यहाँ पर क्या है, कोई प्राइस तो फिक्स है नहीं, असेट्स के बदले असेट्स ली जा रही है। अब हाँ सर। हर पर्सन के हिसाब से अपनी वो देखागा कि कितने की कॉस्ट है, तो वो देख रहा है कि मेरे हिसाब से तो जो फेयर वैल्यू है वो ये है, 42,000 के, वो अपनी लेकिन कॉस्ट सर बोल फिर रहा है। हमने 39,500 लिए है ना। इसके लिए ये अपने हिसाब से इसने बाहर से पूछ के लगवाई वैल्यू, इसने ओके बाहर से ओके, नहीं पूछा। इसने नहीं पूछा, अगर ये पूछेगा इसके हिसाब से जो आएगी तो ये तो उस इसके पर हिसाब रिकॉर्ड से भी करेगा। अलग हो, मतलब बाहर से अगर पूछता तो सर वो आ जाती फिक्स ऊपर वाली बिल्कुल डेबिट बिल्कुल वाली जो है। बिल्कुल इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से कराते थे। करें शुरू, आओ जी। एग्जाम्पल नंबर 2, इसको कराने के बाद, एग्जाम्पल नंबर 2 कराने के बाद में इसके बारे में लिखना है हमें। अभी मैंने एक्सचेंज ऑफ असेट्स के केस में क्या कॉस्ट होगी, फेयर वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिखा है मैंने अभी आपको, कोई स्टडी ईएस की बात नहीं लिखाई है। अभी मैं उसको पहले एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको लिखने में आसान लगे। देखो बेटे एग्जांपल नंबर 2, यानी कि यहाँ पर क्या है बेटे, नॉन मॉनेटरी असेट्स प्लस मनी, दोनों यहाँ पर पेमेंट हो रहा है जी। ये है कौन, मिस्टर ए, ये है कौन, मिस्टर बी। मार्कर लाने पड़ेंगे दूसरे। इनकी एक असेट्स है और इनकी असेट्स है असेट्स नंबर 2, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है जी असेट्स का। फिर से लिख लेते हैं, इसकी जो बुक वैल्यू है वो कितने की थी, 31,000 की, हम वही लिख लेते हैं जी। और इसकी बुक वैल्यू थी कितने की, वही लिख लेते हैं 38,000 की।
इधर इसकी जो फेयर वैल्यू है असेट्स की वो है जी 39,500 और इसकी जो असेट्स की फेयर वैल्यू है वो है जी 42,000। मिस्टर ए जो है सर मिस्टर ये वो ए, वाली है जो इन्होंने बोली एक दूसरे को, हाँ जी, जो जो इन्हें एक लगता है। जो इन्हें लगता है, ठीक है। मिस्टर ए कैश भी पे करेंगे, मिस्टर बी कैश भी पे करेंगे उनको। मिस्टर ए कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी जो असेट्स है तुम्हारे को मैं अपनी असेट्स दूंगा और साथ में मैं कैश दूंगा 1,800 रुपए का। बोलो राजी हो? उसने कहा हाँ राजी हूं। कि बदले में तुम क्या दोगे? कि मैं अपनी असेट्स दूंगा और साथ में जो है 700 रुपए का मैं तुम्हें कैश भी दूंगा। ठीक है, पक्का? आइए जरा, अब यहां पर अगर मैं बात करूं, ये क्या करेंगे अपने यहाँ पर फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, तो सर इसको ऐसे नहीं कर सकते, ये फिक्स एसेट्स 1800 देगा वो 700 देगा, तो सर सीधा मतलब कि वो एक 1100 ही अलग, दे देंगे सर मिस्टर। वो तो होना ही है, होना है। लेकिन अकाउंटिंग की मैं बात करूं पहले, है ना। टू कैश, बताओ इसकी बुक वैल्यू कितनी जाएगी? 31,000। साथ में क्या जाएगा बताओ? 1,800 का कैश जाएगा। और बदले में इसके हिसाब से क्या फेयर वैल्यू है सामने वाले की जो यहाँ पर ये लेकर के आएगा? बताओ बेटे, 42,000। इसने तो किसी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से नहीं पूछा ना। बोलो, बताओ डिफरेंस कितना है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा इसके हिसाब से? बताओ जी, 31 और 32 हो गया कितना? 10 माइनस 800 यानी 9,200 है क्या? पक्का? जो उधर जो पर्सन है उसने क्या किया, उसने मार्केट में इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से वैल्यूएशन कराई और निकलवाई 39,500 की वैल्यू निकल के आई, जो हमने पिछले एग्जांपल में लिया था। बेटे एक चीज और रह गई यहाँ पर, इसको कैश भी तो मिला। रुको, इसको बेटे कैश भी तो मिला ना। सामने वाला 700 रुपए दे रहा है, 12 में से 7 के बचे 5 यानी 8500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब इधर बात करते हैं, इसके यहाँ पर क्या होगा? इसके यहाँ पे फिक्स एसेट्स आएगी, इसके हिसाब से उसकी वैल्यू जो है वो है 39,500 रुपए की। और इसके हिसाब से, अच्छा यहाँ पे कितना था? 33,000 रुपए। ये 33,000 है बेटा, सामने वाले ने वैल्यूएशन कराई, इसने नहीं। मैं इसको काट के दोबारा लिख देता हूँ। अच्छा, फिक्स एसेट्स आई इसके पास में, और क्या आया बेटा? कैश आया, कितने का? 1,800। और इसकी फिक्स एसेट्स कितने की गई? बुक वैल्यू कितने की है? 38,000। 39 और 41, 41,300। 11 में से 8 गए, बचे 3। सर हाँ बेटा, सर वो वहाँ पे बैलेंसिंग फिगर गलत है वहाँ पे। सर वो 9900 आएगा। ये जी सर। कितना आएगा? 7 9900। 9900। अच्छा, जुड़ने के बजाय मैंने घटा दिया, ओके। बेटा इधर बताना, 40,300 है? नहीं 40 नहीं, 41,300। 41,300, 300 कर दो साइड, 11 में 60 के बचे 3, 3,300 रुपए। बोलो, यहाँ तक ओके है? सर आपने यहाँ कैश नहीं करा ना, नीचे क्रेडिट में 700 रुपए जो दे रहा है वो। कैश गया भी तो मतलब ओके 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 ओके, वेरी गुड। कितने रुपए? 700 रुपए, यानी कि ये आ गया कितना? 2,600 रुपए। ठीक है, चले आगे। आइए जरा एग्जांपल नंबर 3 लिखते हैं। पहले कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम लोग लिखते हैं। आइए एग्जांपल नंबर 3।
लिखो पुराना एसी लाओ, नया एसी ले जाओ। ओल्ड एसी exchanged with, ब्लर हो रहा है, with new AC। अगर बेटे पुराना एसी एक्सचेंज किया गया किसके साथ में? नए एसी के साथ में। लिखिए फेयर वैल्यू, बेटे क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। और ये जो मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ ये सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसी इज इक्वल टू 12,000। बेटा बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसी, बेटा प्लीज माइक बंद रखो, कितने की है? 15,000 की। जो नया एसी आ रहा है फेयर वैल्यू उसकी कितनी है? 42,000 रुपए। हाउ यू विल record new AC acquired by exchange transaction if there is commercial substance। चलो एक काम करेंगे, इसको ना अगली क्लास में करेंगे इसी एग्जांपल से, ठीक है। सर 1 मिनट में एग्जांपल लिख लूँ जरा। हाँ लिख लो, वरना फिर टॉपिक मिक्स हो जाएंगे। अगली क्लास में इस एग्जांपल से पहले मैं आपको ना कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा, क्योंकि फिर कॉन्सेप्ट नहीं लिखा होगा तो आप आंसर भी नहीं दे पाओगे और ना मजा आएगा प्रैक्टिस में। तो हम पहले ना इसका, क्योंकि कमर्शियल सब्सटेंस एक वर्ड है, ठीक है ना, प्रॉपर्ली इसको लिखा करके तब बात करेंगे। अच्छा, जो बच्चे रिकॉर्डेड में देख रहे हैं उनके हिसाब से क्लास ओवर है जी।